इस वीडियो के बिना आपके 80 मार्क्स की तैयारी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यही वो सेशन है जहां से 32 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्लास 11th मैथ्स का एग्जाम आ चुका है और अभी कुछ भी तैयार नहीं किया है तो बस ये सेशन देख लीजिए, जो कि बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है और यहीं से 45% क्वेश्चंस आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको पासिंग मार्क्स से अच्छे मार्क्स मिलने वाले। ये सेशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, यहाँ पर पूरी कंप्लीट थ्योरी बताई जा रही है। मतलब कि आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक एक कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अरिविहान पर। मैं आपका आनंद सर लेकर आ गया हूं आज की अपनी इस सेशन की तीसरी क्लास। पहले दो सेशन में चैप्टर 1 to 8 कंप्लीट किया, 9 to 14 कंप्लीट किया। इसके बाद आज का सेशन जैसा कि आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन है। ऑब्जेक्टिव की मैं अगर बात करूं तो आउट ऑफ 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स के पेपर में 32 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव ही दिलवाएगा, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, वन वर्ड आंसर के क्वेश्चन होंगे, तो मैच द कॉलम के क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप सही करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए हुए एक भी क्वेश्चन को सारी चीजें आप समझ लो। ये सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो नहीं है कि सर ऑब्जेक्टिव ही कर पाएंगे क्या, इसमें मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी बताने वाला हूं जिसपे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड आने वाले। तो मैं अगर रफली बताऊं तो इस सेशन से आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स के आसपास चीजें दिखाई देंगी आपके पेपर में, 50 to 55 मार्क्स। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैं थोड़ा फास्ट पेस में रिकॉर्ड करने वाला हूं, 1st to 14 चैप्टर, तो फटाफट से सॉल्व करेंगे। बस आपको चीजों को समझते चलना है कि किस क्वेश्चन में मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं और क्या आंसर रहेगा। चलिए, तो बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं अपने सेशन को। सबसे फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं जो कि सेट रहने वाला है, तो सेट के क्वेश्चंस में अगर मैं स्टार्ट करूं, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ये एक पहला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 1 विल बी। सबसेट की अगर मैं बात करूं तो सबसेट में क्या होते हैं, सारे ही एलिमेंट्स को डिनोट करना पड़ता है। अगर मैं 1 को नहीं लेता हूं, अगर मैं सिर्फ 1 को नहीं लेता हूं, कोई भी एलिमेंट मैंने इस सेट से उठाया ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं अपने एक दूसरे सबसेट की, तो वहां पे मैं क्या लेने वाला हूं, 1 को लेने वाला हूं। बस ये दो तरीके के आपको नंबर्स एलिमेंट मिल सकते हैं या सबसेट मिल सकते हैं। तो मैं बात कर लूं यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, देन वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, मतलब बेटा कुछ भी कॉमन नहीं। अगर ये सेट ए मैंने बनाया, ये सेट बी बना लिया, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। चलिए बढ़िया तरीके से एक एक आंसर्स को सॉल्व करते चलते हैं। x इक्वल टू 135, y इज इक्वल टू दिस, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था ये भी रिवाइज करवा देता हूं कि x और y यानी दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या एलिमेंट कॉमन मिलने वाले, x में 135 है और यहाँ 1 2 3, तो कॉमन क्या क्या हुआ, 1 और 3। चलिए अगर यहीं पे यूनियन आ जाए, तो यूनियन के लिए सारे ही एलिमेंट डिनोट करते हैं जो a में है, b में है। बस जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको नहीं रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, चल आंसर इन 1 सेंटेंस और वर्ड। राइट ऑल सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3। तो सारे सबसेट लिखने के लिए मैंने पहला सबसेट ले लिया 5, कोई भी एलिमेंट मैंने नहीं उठाया। अब मैं अगले अगर बात करूं सबसेट की, तो 1 लेना पड़ेगा, 2 ले लेंगे, 3 ले सकते हैं। मैं सिंगल एलिमेंट को कवर करता हूं। सबसे पहले मैंने 5 उठाया, 5 सभी का सबसेट होता है, लिख सकते हैं। फिर सिंगल एलिमेंट को कवर करते हैं। फिर मैं क्या करता हूं, पेयर्स ऑफ एलिमेंट, यानी दो दो एलिमेंट्स को मैं लेता हूं। 1 2 मैंने ले लिया यहाँ पे। इसके बाद 2 3 ले सकते हैं, 1 3 लिया जा सकता है। क्या पेयर्स में एलिमेंट खत्म हो गए, हाँ सर, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया। अब दो एलिमेंट्स लेके पेयर नहीं बन सकते, कोई सेट नहीं बन सकता। तो मैंने क्या कर दिया, आप तीनों एलिमेंट्स को एक साथ ले लिया। क्या एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 और 3। ये एक सबसेट और आ जाएगा। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने सबसेट रहने वाले हैं, 8। ठीक है, चलिए बढ़िया तरीके से वही मैं कह रहा था कि सारे कॉन्सेप्ट में मैं धीरे धीरे कवर कराता चलूंगा, तो बस आप बढ़िया से पढ़ते जाओ। द सेट ए कंटेन्स एन एलिमेंट, देन हाउ मेनी सबसेट ऑफ द सेट ए विल बी देयर। अगर एन एलिमेंट है तो आप खुद से देखो, कि यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट्स थे, तो 8 टोटल रिजल्ट आए। यानी कहीं ना कहीं 2 टू द पावर n यहाँ पे हम लगा सकते हैं, यानी 2 क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो कोई एलिमेंट नहीं होगा तो भी एक सबसेट 5 जरूर आएगा, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 टू द पावर 0 1, एक आंसर आ जाए। तो यहाँ पे भी मैंने सेम तरीका लगाया। अगर n एलिमेंट्स हैं तो
सबसेट कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर n। चलिए आगे बढ़ेंगे, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ a यूनियन b। यूनियन का मतलब होता है जो a में है और b में है उन सभी को तो इंक्लूड करना है। अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीट मत करिए। देखिए क्या 1 कहीं दिख रहा है? नहीं। 2 दिख रहा है सर, मैं 2 से स्टार्ट कर लेता हूं। 2 4 6 8, अब 2 4 6 8 लिख लिया। जैसे ही मैं बी में आया, देखो यहाँ पे 6 8 फिर से आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी मैं ए यूनियन बी में लिख चुका हूं, तो अब ये एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाएगा। और कोई एलिमेंट रह गया क्या? 10 और 12 रह गए, तो मैंने 10 और 12 लिख दिया। बढ़िया तरीके से आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, तो सेट यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ये सेशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सेशन नहीं है। इसी सेशन से आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप 55-60 मार्क्स तक आराम से अपने पेपर में देखोगे, कर ले जाओगे क्वेश्चंस। ठीक है, राइट द सिंबल्स ऑफ नल सेट। तो नल सेट का सिंबल क्या होता है बेटा? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए यूनियन ए डैश। अब इसे भी समझा देता हूं कि ए यूनियन ए डैश क्या है। मैं अगर बात करता हूं कोई यूनिवर्सल सेट, मैं वेन डायग्राम बना लेता हूं, एक यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम है। अब इसके अंदर ए कोई सेट है, मान लेता हूं ए ये रहा, ये एक सेट ए है। अब ए सेट का डैश, ए सेट का डैश मतलब ए का डैश, यानी ए जो है उसे छोड़ दो और यूनिवर्सल में जो चीजें हैं वो ले लो। जैसे ही आपने डैश किया, जैसे ही आपने डैश लगाया, अब कौन सा पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा या कौन सा रीजन सेलेक्ट हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ए को छोड़ के यू में जो कुछ है वो सब सेलेक्ट होने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ए को छोड़ के जो कुछ है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। ये सारा पोर्शन क्या होने वाला? ए डैश होने वाला। मैं इसको चाहूं तो यहां लिख भी सकता हूं कि ए डैश है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, ए और ए डैश का यूनियन करना है, मतलब ए तो ऑलरेडी सर अंदर की तरफ बनाया हुआ है, यहाँ पे ए बनाया हुआ है, ए डैश बाहर सब कुछ हो गया, सब कुछ ले लिया है आपने, कुछ छोड़ा ही नहीं, तो फिर वापस से क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। यानी इसका आंसर क्या रहने वाला है? यू रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाई इज एन एम्प्टी सेट, तो ट्रू है या फॉल्स? अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहने वाला है। जब आप ब्रेसेस के अंदर फाई को लिख देते हो तो अब ये एम्प्टी सेट को डिनोट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आपने सेट के अंदर एक एलिमेंट रख दिया, अगर कोई एलिमेंट ना होता तो एक्चुअली में आपको क्या करना था? आपको ये करना था, ब्रेसेस के अंदर आप कुछ भी ना लिखो, लेकिन आपने फाई लिख दिया, तो इसका मतलब कोई एक एलिमेंट है सेट में, ये नल सेट नहीं कहा जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी समझा दिया कि एम्प्टी सेट क्या होता है, यहां से ये भी समझ में आ गया नल सेट क्या होता है। या कोई भी अगर फाई है जो मैंने सेट के अंदर डिनोट कर दिया, ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, तो अब वो नल सेट नहीं रह गया, उसमें एक एलिमेंट आ गया। तो क्या ये एम्प्टी सेट है? तो मैं बोलूंगा नहीं, फॉल्स हो जाएगा बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए दे रखा है, बी दे रखा है, देन अब बोला है इन्होंने ए इंटरसेक्शन बी फाई है। मैंने देखा क्या कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? 2 3 5 2 3 4, 3 कॉमन आ रहा है तो फाई नहीं हो सकता। ए इंटरसेक्शन बी 2 3 है क्या? 2 3, लेकिन बी में 2 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी 3 है क्या? बिल्कुल सही बात है, यहाँ ए में भी 3 आ रहा है और बी में भी, तो यानी कॉमन पोर्शन यही हुआ। तो ये करेक्ट पोर्शन इन्होंने चूज करने के लिए बोला है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो आपको पता है मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2 टू द पावर n लगा लो, आपको सीधा ही आंसर आ जाएगा। सर कोई भी एलिमेंट नहीं है, आप ध्यान से देखो, मैंने कहा ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे, राइट इन रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट दिस। अब रोस्टर फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या होता था कि आप सारे ही एलिमेंट्स को सेट में लिखते थे। सेट ए मैंने लिखा, क्या क्या एलिमेंट है, तो x जो है इंटीजर है, मुझे समझ में आया कि x इंटीजर है, और कहां से कहां तक x की वैल्यू? -3 से ग्रेटर और 7 से स्मॉलर। तो -3 से बड़े जितने भी इंटीजर है वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप कहोगे सर फिर -2 लिख लीजिए, -1 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 5 6 7। अब देखो जैसे ही आपने 7 को लिखा तो ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 7 पे इक्वलिटी ही नहीं है। अगर 7 पे इक्वलिटी होती तो 7 को इंक्लूड करते, 7 आपने गलत लिख दिया। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इसको हटाना पड़ेगा। फटाफट से हमने इसको हटाया और 6 तक के सारे एलिमेंट्स को कवर अप कर दिया। चलिए बढ़िया तरीके से, ना तो यहाँ पे -3 इंक्लूड होगा क्योंकि इधर भी इनइक्वलिटी में देख रहा हूं तो इक्वल का साइन नहीं है, और यहाँ पे भी मैंने देखा तो इक्वल का साइन नहीं, इस वजह से मैंने 7 भी इंक्लूड नहीं किया। हाँ, और यहां से ये भी कवर हो गया कि सर रोस्टर फॉर्म क्या है, और यहाँ पे आपके रोस्टर फॉर्म तो आपने बता ही दिया है, साथ के साथ में ये दूसरी फॉर्मेट जो हमारे पास होती है ये भी मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है। तो दोनों ही फॉर्मेट आपको पता चल चुके हैं। चलिए
द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज अ सेट। अब ये कहा जा रहा है कि 11 बेस्ट बैट्समैन जो वर्ल्ड के हैं तो वो सेट है। अगर ये किसी रैंकिंग में डिफाइन है, अगर ये किसी रैंकिंग में डिफाइन होता, मान लेते हैं कोई वर्ल्ड में कोई रैंकिंग आती है और रैंकिंग देके किसी एजेंसी ने बताया हुआ है कि पहला बैट्समैन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तब तो समझ में आता। लेकिन अगर आप कहो कि 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज अ सेट, तो आपने कोई भी अपने से एक अपना सेट बना लिया कि मुझे कोई क्रिकेटर पसंद है, मैंने उसे इंक्लूड कर लिया, तो वो क्या नहीं रह जाएगा, वो फिर ये सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हो सकता है कि जो क्रिकेटर मैं मानता हूं कि बहुत वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर है, कोई और ना मानता हो। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। वैसे इसका आंसर क्या होने वाला है? फॉल्स होने वाला है। ठीक है, अगर किसी रैंकिंग की बात होती है, आईसीसी रैंकिंग आई हुई है, वहां पे बताया गया कि वर्ल्ड टॉप 10 ये बल्लेबाज है, तो फिर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए, द वैल्यू ऑफ ए यूनियन 5, ए मतलब कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स जो होंगे, 5 तो कुछ होता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली यूनियन करके वो ए ही देने वाला है। तो जहां पे एक आंसर है वो मैं टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। राइट द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ए आपने लिया, जैसे देखो मैंने पीछे फिगर भी आपको बना के दिखाया था कि ए इंटरसेक्शन ए डैश का, मैं फिर से वहां ले चलता हूं आपको। देखो दोनों ही चीजें हैं, ए यहां बीच में बना हुआ है, ए डैश बाहर की तरफ, ये जो व्हाइट डैश मैंने दिखाया हुआ है वो ए डैश का पोर्शन है। क्या इसके बीच में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? ए तो सर ये अंदर वाला पार्ट है और व्हाइट लाइन तो बाहर ही खत्म हुई, वो अंदर गई ही नहीं। ए और ए डैश के बीच में अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। चलिए, वहीं यूनियन होता तो फिर तो यूनिवर्सल आंसर आ जाता, ये तो क्वेश्चन ही था, यहां भी कवर था। चलिए, तो ए और ए डैश का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? 5। आगे बढ़ते हैं। द सेट ए इज इक्वल टू एक्स, दिस एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड द सेम टाइम एक्स ग्रेटर देन 7 इज अ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नन ऑफ दीज। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि x जो है वो एक क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 5 से x क्या है? छोटा है। कहा जा रहा है कि x लेस देन 5 है एंड सेम टाइम x जो है वो ग्रेटर देन 7 है। तो आप बताओ क्या ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है क्या? कोई कंडीशन हो सकती है क्या? कोई ऐसा नेचुरल नंबर आप सोच सकते हो क्या कि x जो है वो लेस देन 5 हो और 7 से ग्रेटर हो? दो बातें ये दोनों एक साथ में कैसे जस्टिफाई होंगी? 5 से छोटा भी बोल रहे हो आप, 7 से बड़ा भी बोल रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी नहीं आएगा, मतलब इस सेट में आपको कोई भी एलिमेंट आप नहीं बना सकते, कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। तो अगर कोई नंबर नहीं लिख सकते तो फिर यानी इस सेट में कुछ भी नहीं होगा और ये सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए सबसेट होगा? बिल्कुल सही बात है, जब सारे ही एलिमेंट दोनों में है तो ट्रू हो जाएगा। द नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट ए बी सी डी विल बी। अब नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट, तो नॉन एम्प्टी सबसेट के बारे में पूछा है, 4 एलिमेंट दे रखे हैं, 2 टू द पावर 4 अगर मैं लगा दूं तो 16 आंसर मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स बताने हैं, एम्प्टी वाला नहीं बताना, तो उसको एक माइनस कर देते हैं। 16 माइनस 1, एक क्यों माइनस किया? इसके पीछे का रीजन यही है कि जो 5 आएगा वो इनको नहीं चाहिए। इन्होंने खुद ही मना किया हुआ है कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं वही दो, जो एम्प्टी सबसेट है वो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने वहां -1 कर दिया। चलिए, U is equal to this, A is equal to this, then write complement of set A। complement लिखने का तरीका ये A डैश होता है, मतलब A में जो कुछ भी है वो नहीं चाहिए, वो सारे नंबर चाहिए जो A में नहीं है लेकिन U में है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे आ गया सर्च करने के लिए कि क्या क्या है A डैश के अंदर, क्या क्या आ जाएगा। 1 है तो 1 नहीं चाहिए मुझे, 2 नहीं है इसलिए मैंने 2 लिख लिया, 4 नहीं है यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, 6 नहीं है यहाँ पे 6 लिख दिया है, 8 नहीं है 8 लिख दिया, 10 नहीं है 10 को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। चलिए, फटाफट से हो गया एक कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ, मतलब ए और बी का यूनियन कर लिया और ए ही मिला मुझे। इसका मतलब ए और बी क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या ए और बी बराबर हो सकते हैं? या फिर कह रहे हैं बी जो है वो सबसेट 1, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 1 जो है वो सबसेट है बी का, सबसेट का सिंबल आपको समझ में आ रहा है, 1 नॉट इक्वल टू बी, बट ये ए इक्वल टू बी के लिए पॉसिबल है। आप खुद सोचो, अगर ए और बी दोनों एक ही, मतलब मैंने ये एक सेट बनाया, ये यही ए और यही बी है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब सारे ही एलिमेंट सेम है। तो जब आप यूनियन निकालोगे तो आप बोल सकते हो कि इसका आंसर ए लिख सकते हो आप, या फिर चाहो तो आप बी भी लिख दो, दोनों ही चीजें सही है। तो ए इक्वल टू बी है फॉर एनी सेट ए 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। तो एक बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, वो जो ए में नहीं है। लेकिन जैसे ही आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से क्या आएगा? ए।
ये सीधी सी प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब द सेट बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। अगर बी ए का सबसेट है तो आप देखो मैंने क्या किया, ए को बनाया, मैंने ए बनाया फटाफट से, चलिए ए बना लिया मैंने यहां पे फटाफट से। अब मैं एक इसमें सबसेट बना लेता हूं, किसका, बी का। ये तो पढ़ना कैसे इसको, ये बहुत जरूरी है। बी पहले लिखा हुआ, ए बाद में, तो बी सबसेट है ए का, आपको ये पढ़ना है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट है तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ए आप बाहर करोगे, ए को बाहर करना पड़ेगा, और बी जो है वो यहां है। तो अब देखो, अब समझो बढ़िया तरीके से, क्या बोला, ए यूनियन बी। अब आप ए यूनियन बी अगर करते भी तो वही सारे एलिमेंट आएंगे, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। चलिए, अगर ये सारे एलिमेंट आएंगे तो मतलब आंसर अपना फिर से ये आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज। अब इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो बिल्कुल फिक्स है, 26 अल्फाबेट ही है। तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले कि फाइनाइट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भली भांति सभी को पता है, ए से लेके जेड तक। मैच द कॉलम में बढ़िया तरीके से एक एक चीजों को सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें अगर मैं मैच द कॉलम में नहीं करता हूं तो वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, देख के जाना है उसके आंसर्स को। यूनियन, यूनिवर्सल का यूनियन ले रहे हैं हम ए के साथ, तो अगर यूनिवर्सल का यूनियन करते हुए के साथ तो यूनिवर्सल ही आने वाला है। कहां पे यूनिवर्सल, ए है, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर क्या रहने वाला है, ए। फाइव डैश किया, देखो फाइव जो है वो होता है नल सेट। अब फाइव कॉम्प्लीमेंट कर लिया, इसका मतलब सारे एलिमेंट आ चुके हैं, यानी वो अब बन चुका है यू। अब यू को मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं ए के साथ, तो यू और ए का इंटरसेक्शन क्या देगा, ए देगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यूनिवर्सल और ए में कॉमन क्या आएगा, ए कॉमन आएगा, इसलिए अगर कॉमन है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नंबर ऑफ सबसेट इन द सेट दिस, तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 आने वाला है। कहां पे लिखा हुआ है, 8 यहां लिखा हुआ, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, बी। अब ये दो लॉ जो है वो ये आपको डी मॉर्गन्स लॉ देखने हैं और खुद से जरूर लिखने हैं, इनमें दो आंसर ही होंगे डी में से, ये आप जरूर सर्च करिएगा। चलिए, रिलेशन फंक्शन पे आ जाते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे। बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपको मैंने बता दी, एलिमेंट्स पता है तो आप सबसेट लिख सकते हैं, क्या क्या रिलेशंस होते हैं ये कवर करवा दिया, क्या फॉर्मूले होते हैं वो बता दिया आपको। तो बढ़िया तरीके से रिलेशन फंक्शन देख लेते हैं। a is equal to this, b is equal to the number of relation from a to b। देखो रिलेशन क्या होता है, 2 to the power p q। अगर दो सेट हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि सेट a में p एलिमेंट्स हैं, आप मेरी बात समझिएगा, सेट b में q एलिमेंट हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो हो जाएंगे 2 टू द पावर p इंटू क्यू। तो देखो अब यहाँ पे क्या पी क्यू पता है आपको, ए में कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट है, तो 2 लिख दिया, इनटू क्यू में यानी बी में कितने एलिमेंट है, तो यहाँ भी 2 ही एलिमेंट है, तो ये 2 आ गया, 2 टू द पावर 4 आ जाएगा। क्या आंसर होने वाला है, 16 होने वाला है। क्या 16 दिया है, यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा 16 ही है। बढ़िया से सॉल्व हो गया, एक एक चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस फाइव इज इक्वल टू ए, मतलब ए को मैंने फाइव के साथ क्या कर दिया, क्रॉस, तो ये क्या कर देगा मुझे, यहाँ पे सारे ही वैल्यूज कार्टेशियन सेट में मुझे दे देगा। फाइव में तो कुछ होता नहीं, ए के साथ फाइव कर रहे हैं, तो ये क्या रहने वाला है, ट्रू ही रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। देखो मॉड एक्स बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ा रखा है, मॉड एक्स क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए, राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है कि आउटपुट होता है, आउटपुट का मतलब जो एक फंक्शन हमें देता है। इनपुट क्या है, जो फंक्शन को हमने वैल्यूज दी, मान लो 2 4 6 8 ये मैंने दिया और फंक्शन ने मुझे दे दिया 3 5 7 9, ये हमें जो आउटपुट मिला, तो फंक्शन ने क्या इनटेक किया उसको इनपुट बोले, वो डोमेन भी कहा जाता है। और जो फंक्शन हमें आउटपुट देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो अब देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स इज अ रियल नंबर। अगर रियल नंबर है एक्स यानी इनपुट रियल नंबर है, तो मैं कह रहा हूं कि रियल नंबर आप दे पा रहे हो तो डोमेन इसका रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, रियल नंबर में क्या क्या होता है बेटा, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं। जब आप नेगेटिव नंबर दोगे
तो नेगेटिव का तो स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब आउटपुट कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। आप कहो सर हम जीरो दे के देखते हैं, मैंने कहा दे दो जीरो। जीरो देने पे भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है। पॉजिटिव देके देखते हैं तो पॉजिटिव पे वैल्यूज क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, डोमेन तो समझ में आ गया, रेंज यानी आउटपुट क्या रहने वाला है, हमेशा ही पॉजिटिव नंबर रहने वाला है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं बात करूं, तो जब मैंने जीरो दिया तो मुझे 2 मिला था, 2 पे ये इंक्लूड होगा और ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाने वाला है। बट इंफिनिटी को क्या हम क्लोज करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ये आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, A and B are two sets, then A cross B is equal to B cross A if and only if। तो आपको बढ़िया तरीके से बताया कि A cross B और B cross A सेम तभी होंगे जब A और B दोनों ही क्या हो, सेम। दोनों में जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट सेम नहीं हुए तो फिर आप याद करो कि जैसे ही आप कार्टेशियन में जाओगे तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो वो कभी भी एक आंसर नहीं आएगा। ठीक है, NA is equal to P NBQ, तो NA cross B is equal to PQ एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये बोल रहे हैं कि NA cross B, क्या तो P इंटू Q आएगा, तो इसका मतलब PQ यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, तो ये क्या रहने वाला है, ट्रू रहने वाला है। चलिए, द कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू c वेयर c इज अ कांस्टेंट एंड द रियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी दिस, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन f विल बी। अब ये कह रहे हैं कि f की रेंज क्या होगी। आप खुद सोचो कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो फिक्स वैल्यू ही देने वाला है। क्या वो एम्प्टी यानी कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा, गलत है। क्या वो सारे रियल नंबर्स देगा, नहीं, सारे रियल नंबर कैसे दे सकता है, वो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। क्या वो वैल्यू सिर्फ सी दे के रह जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ इज द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एफ। तो ये कह रहे हैं कि रेंज जो है वो क्या होती है, इमेज होती है। अब इमेज और प्री इमेज क्या है, तो देखो इमेज आउटपुट होता है और प्री इमेज इनपुट होता है जो आप सेट को देते हो। अगर मैं मैथमेटिकली टर्म के बारे में बात करूं तो प्री इमेज क्या होती है, ये होती है डोमेन, और इमेज क्या होती है, ये होता है रेंज। ठीक है, अब फंक्शन भी ले लेता हूं, मान लेता हूं एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने -1 दिया, -1 पे ये आउटपुट क्या देगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 पे ये आउटपुट क्या देगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये, अब देखो यहाँ पे आपको इमेज और प्री इमेज सब समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, द रेंज ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ इमेज ऑफ एफ। बिल्कुल सही बात है, रेंज वही है जो इमेज है, तो ये क्या रहने वाला है, ट्रू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, राइट द वैल्यू ऑफ एफ -3। एफ -3 करना है, कोई बात नहीं, इस मॉड्यूलस फंक्शन में हम -3 रख देते हैं, एक्स की जगह देखते हैं क्या आता है। -6 -5 -11 आ रहा है, बट मॉड लगा हुआ है, मॉड्यूलस का काम ही है कि पॉजिटिव देता है वो, तो ये आंसर हो जाएगा 11। चलिए, द सेट ए इज इक्वल टू दिस बी, दिस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। तो बी इंटरसेक्शन 5 में कॉमन क्या होगा, 5 में तो कुछ होता ही नहीं, तो सर जो होगा सब बी ही होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली आप मुझसे पूछ रहे हो कि ए क्रॉस बी क्या होगा। ए में 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 यानी क्या आंसर होने वाला है, 4 आंसर होने वाला है। चलिए, एलिमेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, एलिमेंट्स के बारे में पूछा है कि एलिमेंट क्या मिलने वाले हैं, ए क्रॉस बी में आपको एलिमेंट क्या मिलने वाले हैं। चलिए ये भी निकाल देते हैं। वैसे बी की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, चलिए इसको पूरा ही प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बी इंटरसेक्शन 5 में वैसे आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा, आई थिंक नल ही मिलेगा ये। हाँ देखिए, बी इंटरसेक्शन 5 में क्या होगा, बी में 3 और 4 तो है। अब अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 में कुछ होता ही नहीं है, वो तो ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली होता है, इसमें तो कुछ भी कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। जब कोई एलिमेंट नहीं है, आप इनका इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो इंटरसेक्शन करने के बाद भी आपको क्या कॉमन कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका आंसर 5 ही आने वाला है। कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिला, तो इसका आंसर अगर 5 होगा तो ए क्रॉस 5 करेंगे तो फिर से मुझे आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए मिलेगा तो ए में वैल्यूज क्या है, 1 2 है, इसलिए आंसर क्या रहने वाला है, ए 1, 2। चलिए, एन ए पी एन बी क्यू देन एन ए क्रॉस बी। अब ये तो पहले ही निकाल के आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बी करते हैं तो पी इंटू क्यू आता है, यहाँ प्लस लगाया हुआ है, इसलिए ये क्या रहने वाला है, फॉल्स रहने वाला है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे, फास्ट पेस में सब कुछ कवर करना है। एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने कहा 2 की पावर में पी क्यू जहां होगा वो आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस दिस कॉमा 10 इज इक्वल टू 7, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है अगर, तो बराबर कर देते हैं। एक्स प्लस 5 को क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं।
तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 यानी 2 आ जाएगा। और y की अगर मैं बात करूं तो y माइनस 2 कंपेरिजन हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को राइट साइड ले लिया तो 7 आ गई। अगर x आ चुका है, y आ चुका है, तो इन्होंने पूछा है y माइनस x क्या होगा, मैंने कहा ठीक है, तो y 7 है, x क्या है 2 है, 7 माइनस 2 क्या आंसर आने वाला है 5। क्या 5 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। आगे बढ़ेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस देन a क्रॉस b में जो पहले एलिमेंट है वो पहले सेट से आते हैं, यानी 1 यहाँ 1 2 और 2। तो इसका मतलब मुझे अच्छे से पता है कि 1 और 2 ये दो ही एलिमेंट आपको a में मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ b के एलिमेंट्स पूछते हैं कि b के एलिमेंट क्या है ये बता दो, तो जो ऑर्डर पेयर में आपको सेकंड प्लेस में मिला है, जैसे 2 मिला हुआ है और यहाँ क्या मिला हुआ है 1, तो यानी वहां 2,1 रहने वाला है, वो ऑप्शन हो जाता है सी। चलिए, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू दिस, दो फंक्शन दिए और पूछा है फंक्शन का एडिशन क्या होगा। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर r से, तो दोनों ही रियल नंबर में अगर डिफाइन है तो सीधे ही ऐड कर देते हैं fx प्लस gx, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फंक्शन की प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, जो भी वीडियोस बनी है पहले वहां पे अच्छे से कवर कर रखा है। a इज इक्वल टू 0 माइनस 1, b इज इक्वल टू दिस, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस। ये सिर्फ और सिर्फ तब सही होता है जब a और b दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल, मतलब एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्या सेम है, 0 माइनस 1 0 1 नहीं, एक एलिमेंट यहाँ -1 है और यहाँ 1 है। अगर ये सेम नहीं है तो बढ़िया तरीके से मैं इसको क्या करने वाला हूँ, फॉल्स करने वाला हूँ, क्योंकि a b के बराबर नहीं है। a is equal to this, b is equal to this, then a cross b, तो 3 into 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं यहाँ पे सिर्फ, क्या हो जाएगा 6। आगे बढ़ेंगे, fx is equal to mx plus c where x belongs to r is a linear function। स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, y is equal to mx plus c वही लिखा हुआ है। अगर स्ट्रेट लाइन ही है तो आप सोचो कि एक ऐसा कुछ ग्राफ आपको मिलने वाला है इस तरीके से ओरिजिन से जाता हुआ, क्योंकि जब आप x को 0 रखोगे तो वैल्यू आपकी c, वैसे यहाँ पे c दे रखा है तो आपको कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन जरूर मिल जाएगा, इंटरसेप्ट इसका कहीं और होगा, बट आप वैल्यूज बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इन्होंने कहा लीनियर फंक्शन है। हाँ, लीनियर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो x यानी वेरिएबल की पावर से भी देखा जा सकता है कि वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए। अगर पावर 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, ये लीनियर फंक्शन है, ये हो जाएगा ट्रू। चलिए, स्ट्रेट लाइन वैसे भी आपको पता है कि लीनियर फंक्शन के लिए ही स्ट्रेट लाइन डिफाइन है। a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बी 1 2, देन राइट द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। नंबर ऑफ रिलेशन के लिए बस एलिमेंट देखने कितने, 2 टू द पावर 3 इंटू 2। फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट और सेकंड सेट में 2 एलिमेंट है, इसलिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 लगा दिया, 2 टू द पावर 6 आने वाला है। इसको सॉल्व करिएगा, आई थिंक ये 64 हो जाएगा। 2 टू द पावर 5 32 इंटू 2 64 होने वाला है। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, राइट द वैल्यू ऑफ f माइनस 3। मैं बोला कि f माइनस 3 की वैल्यू बता दीजिए अगर आपको fx गिवन है। मैंने कहा ठीक है, तो जो fx गिवन है इसमें ये वैल्यू इनपुट दे देता हूँ -3, तो x की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -5। अब सॉल्व करना है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, -6 -5 यानी माइनस का 11। चलिए, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन a क्रॉस b। a क्रॉस b करते ही कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9 एलिमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें टेबल्स भी मिलने वाली हैं, सारी ट्रू फॉल्स मिलने वाले हैं, तो एक एक चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कौन सी फॉर्मूले पे पूछ लिया जाए कोई वैल्यू, ये आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। चलिए, तो मैथ्स द कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉलम ए कॉलम बी दे रखा है, आपको मैं रिवाइज भी करवाते चलूंगा। टेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सारी चीजें फॉर्मूला, कुछ कुछ चीजें मैं स्किप करूंगा जो आपको खुद से सर्च करना रहेगा, बट वो बहुत ही इजी रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बात करूं tan 2x, तो ये भी फॉर्मूला है, जैसे आप tan 2a का फॉर्मूला पढ़ते हो तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही बात है, डी दिख रहा है। तो कुछ कुछ चीजों की जो मैं आंसर्स लिख रहा हूं उसके बाद आपको जरूर सॉल्व करना है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 है तो इसलिए चेंज जरूर होगा, क्योंकि 90 पे चेंज होता है, 270 पे चेंज हो जाता है। तो अगर 90 270 पे चेंज है तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव, तो सीधे साइन 90 माइनस का अगर आपको कॉस फॉर्मूला पता है तो भी आप कर सकते हो। 1 रेडियन मेजर, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, अब जहां पे फॉर्मूला दे रखा है तो देखो 180 अपॉन पाई इंटू डिग्री। अगर आप चाहो तो मैं फॉर्मूले और लिख के दे सकता हूं आपको। चलो, क्या होने वाला है, ए रहने वाला है।
साइन 2n पाई प्लस एक्स, साइन 2n पाई की बात करूं प्लस एक्स, तो ये साइन एक्स ही वैल्यू देने वाला है मुझे। साइन एक्स कहां पे डिफाइन हो रहा है, सी के लिए डिफाइन हो रहा है। ये 2n पाई पे कोई चेंज नहीं आता, यानी 360 की बात कर लूं, 720 प्लस थीटा, 720 डिग्री प्लस थीटा की बात कर लूं, 360 डिग्री प्लस थीटा की बात कर लूं, साइन सिर्फ थीटा देगा, साइन थीटा देगा, सिंपल से। अब यहाँ x है तो इसलिए साइन x लगा दिया। जो ऑप्शन बचा है वो आप यहाँ कर सकते हैं। वैसे आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए कि ये एक ट्रिक मैंने इसलिए भी बता दिया ताकि आप मैच द कॉलम में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस तो आपने मैच करा लिया और एक आध ऑप्शन अगर आप रह रहे हैं तो जो बचा हुआ आंसर है वो आप टिक कर सकते हो सीधे ही। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो tan स्क्वायर x ये आपका ऑप्शन रह गया है, तो बढ़िया तरीके से। वैसे आपको आइडेंटिटी भी अच्छे तरीके से पता ही होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी की तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। चलिए बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा tan 2x sin 2x, तो जो फॉर्मूले मैंने बता दिए पीछे वो आपको खुद सॉल्व करने। sin 2a का फॉर्मूला नया है, sin 2a का फॉर्मूला बता देता हूं, 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या यहाँ पे वैल्यू दिख रही है इसकी? ठीक है, नहीं मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कोई और फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा होगा। 1 प्लस कॉस 2x की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे आप सोच सकते हैं। tan 2a तो एज इट इज बता दिया, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, सॉरी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। आई थिंक ये फॉर्मूला रिपीट कर चुका है, बिल्कुल tan 2x के लिए। चलिए, और 1 प्लस tan 1 माइनस tan ये किससे मिलने वाला है? ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन क्या रहने वाला है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना पड़े। सॉल्व कर दूं अगर मैं इसको तो ये क्या होने वाला है, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 तो 1 tan थीटा। तो इसलिए ये डायरेक्टली यहां से निकल के आ गया। तो फर्स्ट के लिए जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ई रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिल जाए कि कॉलम 1 में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे और कॉलम बी में, हो सकता है कॉलम ए में ज्यादा कम क्वेश्चंस पूछे, कॉलम बी में ऑप्शंस ज्यादा दे रखे। जैसे यहाँ पे भी है कि 4 क्वेश्चंस हैं और 5 ऑप्शंस दे रखे, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्स्ट्रा है तो आप ये दिक्कत में आ जाओगे कि अगर एक कहीं पे कोई चीज रह गई तो आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वैसे ये है तो सारे फॉर्मूले ही, फर्स्ट में थोड़ा सॉल्व करना था, मैंने सॉल्व करवा दिया है। tan 2a का फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे भी टिक करा है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, यानी ए हो जाएगा, ये ए रहने वाला है। sin 2x की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, बी ऑप्शन। 1 प्लस cos 2 जो कि 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ही है, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे जो ऑप्शन रह गया जो टिक नहीं हो पाया वो है ऑप्शन नंबर सी। ये किसी के साथ पेयर नहीं हुआ क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दे रखा है, तो इस केस में हो सकता है कि आप टिक ना कर पाओ। कोई एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो कंफ्यूजन में रहेगा, ठीक है। बट आप फॉर्मूले बढ़िया तरीके से देख लो, वैल्यूज देख लो, यहाँ पे भी सफिशिएंट करवा दिया है, तो आई थिंक इसके बाहर तो अब नहीं मिलेगा। 2 sin a इंटू कॉस, ये फॉर्मूला sin 2a का ही होता है, सीधे सीधे फॉर्मूला है sin 2a का, डी ऑप्शन। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, तो यहाँ पे cos 2a आपको दे रखा है, 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, फिर से वही tan 2a, तो आपको ऑप्शन नंबर ई मिल जाएगा। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, तो ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ a में चल रहा है तो sin 3a हो जाएगा, sin 3a हो जाएगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ कि ऑप्शन कौन सा है, बी। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, ये cos 2a के लिए टिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए कॉलम ए एंड कॉलम बी, अगेन यहाँ पे कॉलम ए 4 क्वेश्चन है और कॉलम बी में आपको 5 आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप आराम से सॉल्व कर लो। 180 डिग्री है, इसके सामने साइन कॉस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रखा हो। तो अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 180 डिग्री तो पाई होता है, सीधे ही डी ऑप्शन हो जाएगा। कॉस 180, कॉस 180 क्या रहने वाला है आपका,
वैल्यू अगर देखें तो कॉस वैसे 0 से अगर आपको 90 तक भी आता है तो भी आप सॉल्व कर ले जाओगे। कॉस 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब वहां से फिर मैं जब शुरू करूंगा तो 180 पे जाके वो वैल्यू क्या आने वाली है 1, लेकिन अब कॉस 180 है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव जरूर होगा, तो -1 यहाँ पे आंसर मेरा आ जाएगा। tan माइनस थीटा, तो ये माइनस दे देगा tan थीटा का, बी ऑप्शन। sec 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cosec थीटा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कुछ वैल्यूज आपको डिग्री रेडियन में बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ डिग्री के लिए दे रखा है तो रेडियन में भी पूछा जा सकता है, sin π/6, cos π/4, tan π/4, तो आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है, टेबल देख लेनी है, ठीक है, जिससे यहाँ कहीं गलती ना हो। sin 30 की बात करें तो ये क्या होने वाला है 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। cos 45 1/√2 रहता है, 1/√2 कहाँ पे मिल जा रहा है मुझे? अब देखो 1/√2 यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है डायरेक्टली, मे बी 2/√2 को सॉल्व करना हो। cos 45 वैसे 1/√2 है, या आप चेक करिएगा, मे बी किसी ऑप्शन में मिल जाए। अगर मैं यहाँ सॉल्व करना चाहूँ आई वाले ऑप्शन को, तो ये क्या दे रखा है √2/2। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 2 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ √2 इंटू √2 में। चलिए √2 से √2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√2। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन के साथ कुछ छेड़छाड़ भी हो जाए, तो आपको ये समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या रहने वाला है, आई रहने वाला है। tan 45 1 होता है, सीधे दे रखा है ऑप्शन बी। चलिए तो बढ़िया तरीके से आप एक बार टेबल जरूर देखिएगा, इसलिए मैं ये 3 आपको नहीं करवा रहा हूँ। हाँ 1 करके भी किया जा सकता है कि सर tan 30 पता है, cot 30 कैसे निकालेंगे, तो 1 कर दीजिए। कोई आइडेंटिटी आपको पता है आप लगा सकते हैं। sin थीटा में आपको पता है cosec निकालना है आपको, तो 1 कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए 2 sin इंटू कॉस है, अगेन ये sin 2a का फॉर्मूला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मे बी सेम ही क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें सारे ही करवा दिए। sin 90 माइनस ये cos में चला जाएगा, cos 180 की वैल्यू बात करें तो -1, 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan 2a का फॉर्मूला है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आप सारे ही टेबल्स देख के जाइएगा। sin 2n पाई प्लस, अभी बताया है कि जब sin 2n पाई प्लस होता है यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। आप समझो यहाँ पे, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये 0 डिग्री है, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री है, क्या होने वाला है यहाँ 180 डिग्री होने वाला है, और ये होने वाला है 270 डिग्री। तो आप देखो क्या कर रहे हो आप, 2n पाई यानी 360 तक तो आप गए, 2 इंटू पाई अगर मैं करूं तो 360 आ रहा है। इसका मतलब आपने ये एक राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद फिर एक राउंड आप कंप्लीट कर चुके हो। अब तो अब मैं 2n पाई पे हूं, इन्होंने बोला +x, मैंने कहा ठीक है +x अगर होगा तो इसके बाद कहीं पे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आप माइनस क्यों लगा रहे हो फिर? और अगर मैं बात करूं sin 2n पाई की, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन से कॉस नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 90 270 पे होता है। तो इसका मतलब ये क्या रहने वाला है, फॉल्स रहने। चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ sin 765 डिग्री इज दिस। अब ये 765 जो लिखा है इसको ब्रेक करो, तो क्या 360 इंटू 2 लिख सकते हैं? इसका मतलब ये मैं कर सकता हूं कि sin 2 पाई यानी 180 इंटू 2 यानी 360 हो जाएगा, या फिर लिखा जा सकता है इसको 4 पाई 18 इंटू 4 72 यानी 720 डिग्री सीधे ही आ गया, प्लस 720 के आगे कितना चलना पड़ेगा सर, अभी 65 है यानी 45 और जाना पड़ेगा, तो 4 पाई प्लस 45 डिग्री, यानी ये क्या रहने वाला है, साइन थीटा ही आता है, तो साइन 45 पीछे ही सॉल्व किया अभी, तो 1/√2 आंसर आ रहा है। क्या यही लिखा हुआ है? यस। तो इसका मतलब ये क्या रहने वाला है, ट्रू रहने वाला है। पीछे यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था 2n पाई का मतलब है 2 राउंड तो एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाएंगे। चलिए अब वैसे ये n के ऊपर डिपेंड करेगा, ये पूछ सकते हैं स्टूडेंट की सर यहाँ तो n की वैल्यू दी नहीं है, n के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैं n को 1 रखता हूं तो 2 पाई आएगा, तो भी आप यहीं आ रहे हो। अगर मैं n को 2 रखता हूं 4 पाई, तो भी आपने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। n को 3 रखता हूं तो भी आप क्या कर रहे हो, यहीं पे। तो इसका मतलब क्वाड्रेंट चेंज नहीं हो रहा है, बस आपके राउंड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार काउंट कर लिया आपने, बट आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहोगे। द रेडियन मेजर ऑफ 240 डिग्री, तो 240 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है π/180 डिग्री, ये पढ़ाया हुआ है। 60 से डिवाइड हो रहा है, 64 टाइम्स दिस और 63 टाइम्स दिस, तो 4π/3 जहां भी होगा वो मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू -12/13 एंड थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसीलिए मुझे नेगेटिव का साइन भी दिख रहा है, cos नेगेटिव होता है थर्ड में,
तो कॉस अगर दे रखा है, टैन मुझे निकालना है, तो मैं पहले साइन निकाल लेता हूं। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा देता हूं। कॉस थीटा दे रखा है -12/13, सॉल्व करेंगे इसको। 1 माइनस 144/169 स्क्वायर कर लिया। 169 माइनस 144 यानी कितना आने वाला है 25 अपॉन क्या आ जाएगा 30। बट स्क्वायर है तो जब आप रूट में लिखोगे इसको तो वैल्यूज 2 आ जाएंगी, +-5 अपॉन √30। एक मिनट, 169 माइनस 144 किया तो 25 आया और नीचे 169 आएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 5/13, बट दो आंसर्स है तो +-5/13। अब आप खुद सोचो कि सर थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में तो टैन कॉट की बात आ जाती है, यहाँ टैन और कॉट की बात चलती है, कॉस और सेक की बात चलती है फोर्थ में। तो इसका मतलब सेकंड में नहीं, आप तो थर्ड में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये माइनस होना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर रहेगा माइनस का 5/13। वैसे तो ये एमसीक्यू में आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, लेकिन वो स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए ये वीडियो मैं बढ़िया बना रहा हूं, तो इसीलिए मैंने चीजों को एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो ये वैल्यू निकल गई, कॉस आ चुका है, साइन आ चुका है, तो टैन थीटा हम आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है। साइन थीटा की वैल्यू निकाली है -5/13, डिवाइड करेंगे कॉस थीटा के साथ -12/13 के साथ, सॉल्व कर दिया इसको। तो ये आंसर आ गया 5/12 प्लस का। अब आप खुद सोचो, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो प्लस का आंसर आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये कर दिया, प्लस साइन ए माइनस बी में सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि वहां पे माइनस आ जाता है, माइनस। तो कॉस से साइन बी वाला पोर्शन तो एक बार प्लस एक बार माइनस कैंसिल कर दिया, मिला क्या है मुझे, साइन ए कॉस बी 2 टाइम्स मिल गया। तो यहां से आंसर आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। चलिए वन वर्ड्स में ये आप कर लोगे। y इक्वल टू साइन एक्स के लिए पूछा इन्होंने रेंज, रेंज का मतलब क्या है, आउटपुट। साइन के लिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि -1 से 1 में डिफाइन होता था, तो -1 क्या इक्वल नहीं लगाया तो ये आंसर बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि -1 भी वैल्यू आती है और 1 भी आती है, दोनों पे इक्वल होना चाहिए, तो मुझे थर्ड ऑप्शन सी मिल गया यहाँ से। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाते हैं, जो कि अपना 4th चैप्टर रहने वाला है। थोड़ी सी वीडियो को और पेसअप करते हैं, क्योंकि जल्दी से हमें कवर करना है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इतना टाइम नहीं है कि इतनी बड़ी वीडियो हम देख पाए एंड मोमेंट पे। चलिए कॉलम ए कॉलम बी दे रखा है। सबसे पहले आई क्यूब की अगर मैं बात करूं तो आई इंटू आई स्क्वायर होने वाला है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यानी माइनस आई जहां भी होगा वो टिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, सी। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ही होती है, -1 कहां पे दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए यहां टिक कर देंगे। ए पावर 4 1 होता है, ई में दे रखा है, तो ये ई हो जाएगा। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई के लिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होने वाला, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट अपॉन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर से डिवाइड, ये सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट की बात करें तो 1 माइनस आई होने वाला है, अपॉन मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 + 1, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी √2 आने वाला है। √2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 1 - 1 जिस ऑप्शन में होगा, यानी ऑप्शन नंबर एफ। चलिए आई की बात कर लें तो आई को हम क्या लिखने वाले, आई की वैल्यू √-1 होती है, जो कि जी में दे रखा है बढ़िया तरीके से। अब सोचो एक टेबल के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, सारा चैप्टर का जो भी बेसिक है वो यही दे रखा है। कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आई तो सिर्फ चेंज कर देते हैं, प्लस आई में चला जाता है। प्लस आई में यहाँ 2 ऑप्शन होने चाहिए, देखो यहाँ पे आई जो लास्ट ऑप्शन है वो यही दे रखा है, आई दे रखा है। कॉन्जुगेट ऑफ 1 + आई की बात करें तो ये 1 - आई, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में एक माइनस साइन लगा दो और सेम लिख दो। तो 1 - आई कहाँ दे रखा है, एच में दे रखा है। देखो कितने अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया, एक एक चीज है।
बस बेसिक। और अगर आपको लग रहा है कि कॉन्जुगेट में कुछ कम, तो जो वीडियो कवर करा रखी है पहले से, वहां जाके थोड़ा आधे घंटे लगा के देख लो, ठीक है। चलो, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आई क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई, सीधे सीधे आई टू द पावर 4k प्लस 1। देखो आई की पावर 4k इंटू आई लिखा जा सकता है बहुत आराम से, क्योंकि सर बेस अलग अलग हो जाएगा, पावर में एडिशन दिखा मुझे। अब आई की पावर 4k, 4 का मल्टीपल जब भी होता है तो वो 1 होता है, तो यानी यहां आंसर सिर्फ और सिर्फ आई आने वाला है। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आई बी, तो ए माइनस आई बी हो जाएगा कॉन्जुगेट सीधे सीधे। द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई इज अंडर रूट माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। राइट कॉम्प्लेक्स नंबर आई टू द पावर माइनस 39 इन ए प्लस आई बी फॉर्मेट। ए आई टू द पावर माइनस 39 को मैंने लिख दिया 1 अपॉन आई टू द पावर 39। अब इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, 1 अपॉन आई टू द पावर। अब 4 का कोई मल्टीपल सोचो जो 39 के बिल्कुल एग्जैक्टली पास हो। मैंने सोचा 9 इंटू 4 36 होता है, तो 4 इंटू 9 ये सोच लिया मैंने। अब 36 आप आ गए, लेकिन यहाँ पे 3 कम पड़ रहा है, तो मैंने कहा आई टू द पावर 3 ले लेते हैं अच्छे तरीके से। आई की पावर 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई में हो तो वैल्यू 1 हो जाती है, ये प्रॉपर्टी है आई टू द पावर 4 के 1 होता है। इंटू आई क्यूब को लिखेंगे आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 1, यानी यहां से माइनस आई आने वाला है, तो ये सिंपल सॉल्व होके 1 अपॉन माइनस आई आ गया। अब आप कहोगे कि सर क्या यही आंसर रहने वाला है प्लस आई बी में, तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं आई और आई से, तो क्या हो जाएगा आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रहने वाली, यानी इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आई आएगा। अब क्या बोला इन्होंने कि a प्लस आई बी के फॉर्मेट में ले जाओ। मैंने कहा ये तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दे रहा है, रियल इसमें है ही नहीं, तो अगर रियल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0 प्लस आई, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोफिशिएंट अगर आपको चाहिए कि सर आई बी के फॉर्मेट में देने के लिए कहा था, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये लीजिए आई इंटू 1। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सही बात है। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी है कॉम्प्लेक्स, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। प्रॉपर्टीज में सारी चीजें बताई हैं। वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 18 होल क्यूब, आई की पावर 18 को मैं 4 की पावर में लिखना चाहता हूं, तो 4 इंटू 4 मैंने लिख दिया 16 इंटू आई स्क्वायर होल क्यूब अपना बाहर है। आई टू द पावर 4 इंटू 4 ये 1 हो जाएगा। आई स्क्वायर क्यूब क्या रहने वाला है इसको देख लेते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब आप करोगे आपको -1 ही मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस 3i, तो 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i। द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो बिल्कुल सही। देखो मैंने यही करके फर्स्ट टेबल में कैलकुलेट किया था कि जो भी रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर लो, इमेजिनरी का कोफिशिएंट जो भी है उसका स्क्वायर कर लो, और सम करने के बाद रूट निकाल दो। इतना काम करना है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आई द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 4k प्लस 3, तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में दिखे तो आप उसको ब्रेक करिए। आई की पावर 4k मैंने ब्रेक कर दिया इंटू आई टू द पावर 3। अब आप कहोगे सर ये कैसे आप कर पाते हो, तो कुछ भी नहीं है, बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसी को अगर मैं चाहूं तो ये फिर से लिख सकता हूं। देखो क्या वाइसे वर्सा ट्रू नहीं होता है, अगर आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जा सकते हो तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी बहुत आराम से आया जा सकता है। अब यही अगर दो ऑप्शंस आपने लिखे आई की पावर 4 आप बताते हो 1, आई क्यूब क्या होता है आई इंटू आई स्क्वायर में ब्रेक हो जाता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी यहां से माइनस आई आंसर आने वाला है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में बढ़िया तरीके से दिया हुआ है लिस्ट आउट। हाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस में देखना है, क्योंकि आंसर में आई भी है माइनस आई भी है -1 भी है, तो गलत टिक मत कर दीजिएगा। एग्जाम में ये गलती आपसे बहुत ज्यादा होती है कि आप गलत टिक कराते हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं। Z is a complex number and Z bar is its conjugate, then Z bar magnitude। तो मैं Z बार की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी, बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी, और फिर हम इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देंगे। या तो आप ये कर सकते हो कि कोई नंबर भी ले सकते हैं, कोई नंबर भी लेके देख सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सर आप एक तरीका ले लीजिए 1 प्लस आई ले लीजिए। 1 प्लस आई अगर निकाल दिया तो Z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा। अगर ये आ गया तो Z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस के लिए √1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहां क्या कर दिया -1, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 1 ही आने वाला वैसे एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इन्होंने बताया कि √2 कैसे आ सकता है, क्या -z करने पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, 1 माइनस आई आ जाएगा।
क्या z के मैग्नीट्यूड में वो मिलने वाला है? तो ध्यान से देखो, z का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते ही ये √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होने वाला है, यानी क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। क्या बराबर है? बिल्कुल सही बात है। तो यहां से ये टिक कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं है, तो आप ऐसे अज्यूम करके कर सकते हो। ये पहले भी करवा चुके हैं, xy रियल नंबर है, देन वैल्यूज ऑफ x प्लस y इज 3। कंपैरिजन हो जाता है रियल का रियल नंबर्स के साथ। तो 4x इज इक्वल टू 3, यहां से x निकल आएगा 3/4। सेट में भी, रिलेशन फंक्शन में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। अब मुझे y चाहिए, तो i का जो वैल्यू मल्टीप्लायर है वो इक्वेट कर देते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। इसको मैं सॉल्व करूं तो y एक साइड ले लिया मैंने, 3x प्लस 6 एक साइड कर लिया। अब y की वैल्यू निकल आई है, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 3। तो x तो मुझे पता है, यहां पुट कर देते हैं। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 3/4 प्लस 6, तो 9/4 प्लस 6 रहने वाला है, 33/4 आने वाला है। दोनों ही वैल्यूज आ गई, x आ गया, y आ गया। तो क्या पूछा हुआ है? x प्लस वाई पूछा हुआ है। तो x वैल्यू क्या है? 3/4 प्लस 33/4, क्या हो जाएगा ये? 36/4, यानी आंसर आ जाएगा 9। तो इन्होंने पूछा है कि वैल्यू क्या है, तो 9 होने वाली। ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट्स कवर होने चाहिए। ठीक है, चलिए। द मॉड्यूलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 2। तो क्या करते हैं, अंडर रूट में √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। तो √4, यानी मुझे अल्टीमेटली 2 मिलने वाला है। तो बिल्कुल सही है, यहां मैं इसको क्या करने वाला हूं? ट्रू करने वाला। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बढ़िया तरीके से आप कॉन्जुगेट कर लीजिए 2 प्लस 3i। अगर आप इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 13 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, मॉड्यूलस में इसका स्क्वायर, तो यानी √13, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √13 बाहर आ जाएगा, जिससे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। तो सबसे पहले जब भी बेस में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे, तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और डिवाइड भी। मैथमेटिक्स में ये रूल है, आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, कोई भी चेंज नहीं आता है। 1 माइनस आई दे रखा था, तो इसका कॉन्जुगेट मैंने सोचा, अभी पीछे ही पढ़ा के आ रहा हूं कि a माइनस आई भी है तो a प्लस आई भी होगा। a प्लस आई भी अगर कॉन्जुगेट दे रखा है तो a माइनस आई भी आपको लेना पड़ेगा। ये करते ही देखो क्या हुआ। अब सिंपल अलजेब्रिकल रूल लगाते, a माइनस बी a प्लस बी बेस में दिखाई दे रहा है, नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर लिख ही लेता हूं, अदरवाइज एक और प्रॉब्लम की, डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो आप? a प्लस बी दोनों जगह है, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लगा दिया न्यूमरेटर में, अपॉन बेस में क्या लग रहा है? 1 माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर तो -1 होता है, 1 1 मिलके क्या हो जाएगा? 2। आगे सॉल्व करते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2i अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, आंसर मिल गया i। ठीक है, चलिए क्या पूछा था? सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में इसको i लिख सकते हैं। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, x अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 को ही आपने आई पढ़ाया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z दिस b इज कॉल्ड द, तो बेटा ये a जो है, जो i के साथ नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है रियल पार्ट, और जो i के साथ कोफिशिएंट में है, जैसे यहाँ पे b, तो b क्या होता है? वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इन्होंने पूछा है b को क्या कहें, तो मैंने कहा इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे इसको। बढ़िया तरीके से आपको लिखना है एक एक चीज कॉपी में। आज आते हैं अपने अगले चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी पे, और बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं इसको। फास्ट पेस क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम नजदीक है और इतना टाइम नहीं है कि इसको डीपली पढ़ा जाए, लेकिन यही वो वीडियो जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव तो पूरे दिए जा रहे हैं, जो कि 32 मार्क्स के आने वाले, साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट वो पढ़ाए जा रहे हैं जिसमें आप क्वेश्चंस देख रहे हो। ये क्वेश्चंस, ये वो सारे क्वेश्चंस है जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में भी आ जाएंगे, 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं के कॉन्सेप्ट से 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, लीनियर इनइक्वालिटी की बात करूं तो x प्लस बी वाई लेस देन सी इज अ लीनियर इनइक्वालिटी। बिल्कुल सही बात है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, तो वो है, तो अगर ऐसा है तो ये ट्रू रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट द सोल्यूशन ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखो -3 है, तो दोनों साइड 3 मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते ही 3, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 प्लस 3 मैंने बनाया, यहाँ पे 5x माइनस 3 प्लस 3 करेंगे, तो -3 से +3 हटा दिया मैंने, 7 प्लस 3। अगर आप चाहो तो यहाँ +3 लिख के कैंसिल आउट कर लेना,
11 से ग्रेटर हो जाएगा, इक्वल टू 5x, ये क्या रहने वाला है 10। अब 5 का डिवीजन भी कर दीजिए अगर इतना हो चुका है तो। चलिए ये क्या आप सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि x जो है वो 11/5 से ग्रेटर होगा और 2 से क्या होगा, लेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द सॉल्यूशंस ऑफ, तो आपको इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं। ठीक है, 5x - 3 में 3 ऐड कर दिया, ये 11 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू बेटा, 10 हो गया। 11/5, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 5 2 टाइम्स ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आप खुद सोचो कि इससे बड़ा नंबर और 2 से छोटा नंबर, तो यहाँ पे x पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, यानी यहाँ पे मुझे 5 ही मिलेगा, कोई भी आंसर मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। 3x 2 मैंने दोनों साइड ऐड किया, ये 2 हो गया, x लेस देन इक्वल टू 2/3। 3 से क्या कर दिया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब अगर ये आ गया 2/3 से छोटा होगा, तो इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी का रूल लाना पड़ेगा यहाँ रूल में। माइनस इन्फिनिटी दिख भी रहा है, और कहां तक, 2/3। क्या 2/3 को इंक्लूड कर दें, बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3x + 8 ग्रेटर देन 2 वेयर x इज अ रियल नंबर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो, सबसे पहले तो 8 सब्ट्रैक्शन करते ही 3x रह जाएगा सिर्फ, क्या मिलने वाला इधर, -6। आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको सीधे आंसर्स ही देखे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कम लेंथ में सॉल्व करते हो तो भी आपको फुल मार्क्स ही मिलने वाले। x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे -2। अगर -2 से बड़ा है x तो कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते, और -2 पे भी इक्वल का साइन है, इसलिए इसको भी इंक्लूड नहीं किया है। x रियल नंबर है तो x बिलोंग्स टू जरूर लिख दीजिएगा। ax + by लेस देन c इज अ लीनियर, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जहां भी दिखेगा वो लीनियर इनइक्वालिटी है। पावर जरूर देख लीजिएगा कि x और y वेरिएबल की पावर 1 ही होनी चाहिए। x इज अ नेचुरल नंबर, देन सोल्यूशन ऑफ दिस इंटरवल 1 to 5, बट 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे ये नेचुरल नंबर है x, अच्छा 30 दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 6 18 हो जाएगा, एंड देन 26 टाइम, तो 6.66 से लेसर वैल्यू। अगर 6.66 से लेसर है और क्या है, नेचुरल नंबर, तो कौन कौन सा नेचुरल नंबर है जो इससे छोटे हैं। मैंने कहा इससे छोटे नंबर आपको चाहिए तो 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 4 5 ये नंबर्स मिल जाएंगे। इंक्लूड करना है आपको तो इंटरवल लगा दिया मैंने। क्या यही दे रखा है 1 to 5 का मतलब यही है। इस इंटरवल की बात कर दिया, इसका मतलब 1 से 5 में सब कुछ इंक्लूडेड है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ये क्या रहने वाला है, ट्रू है। द इनइक्वालिटी ऑफ सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल ढूंढ लेते हैं कहां पे। ये तो स्क्वायर लगा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। ax + by + c ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हो सकता है। ax + by ग्रेटर देन 0, लेकिन बात किया हुआ है सिंगल वेरिएबल की, तो सिंगल वेरिएबल में या तो x आना चाहिए था या फिर y आना चाहिए था। यहाँ x y दोनों ही आ रहा है, इसलिए कैंसिल कर दिया। यहाँ भी x y दोनों है, कैंसिल आउट कर दो, सिर्फ x है, फुल टिक कर दो, सही है। On both side of an inequality, the same number can be added or subtracted without affecting the inequality sign, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। The solution of the inequality this is 4 to infinity। सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले 7 ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 8। x को एक साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x की बात करूं तो 4 2 से डिवाइड करते ही ये 4 आ गया। अब 4 को भी इंक्लूड आप करोगे, अब यहाँ देखो इक्वल टू का साइन है, बट यहाँ पे 4 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा है, ओपन ब्रैकेट रखा है, इसका मतलब 4 को इंक्लूड नहीं किया, तो फिर इसलिए ये फॉल्स है। सिर्फ एक काम अगर कर दिया होता इन्होंने, 4 को क्लोज कर दिया होता, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया होता, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर था, ट्रू होता, लेकिन ये फॉल्स है। सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 से बड़ा तो कहां तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। 3 को तो इंक्लूड करेंगे, बट इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, सी नहीं होगा। सोल्यूशन ऑफ दिस
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। अब ये सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूरी फुल लेंथ की वीडियो में समझा रखी है। ऑब्जेक्टिव हमें कम टाइम में कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पेस में किया जा रहा है। बिलोंग्स टू n का मतलब है कि x नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि आप 1 और 2, ठीक है, देख लेते हैं क्या 1 2 ही आएगा। सॉल्व करने लगा मैं। 4x, सबसे पहले मैंने 2 ऐड किया, दोनों ही साइड लेफ्ट और राइट। जैसे ही मैं 2 ऐड करूं तो ये क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। x की बात करूं तो ये लेस देन 10/4 हो जाएगा, यानी x लेस देन 2.5 हो जाएगा। अब 2.5 से छोटा नेचुरल नंबर, आप सोचो क्या, नेचुरल नंबर सर शुरू ही 1 से होता है और आप 2.5 से छोटा बोल रहे हो, तो इसका मतलब 1 और 2 ही रह गया। फिर x बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, 1 और 2, यही दो नंबर मिलने वाले बस, ठीक है। अगर यही दो नंबर रहने वाले तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और इक्वल, बस इक्वल, अगर मैं 2.5 की बात होती तो मैं इक्वल का साइन देखता, बट यहाँ पे 2.5 से लेसर में 2 और 1 तो आ ही जाएंगे, इसीलिए ये आंसर बिल्कुल सही है, यानी ये क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। सोल्यूशन ऑफ x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको देखना पड़ेगा कि x और y के लिए हम क्या करने वाले। तो मैंने बढ़िया तरीके से क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश कर दी। मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं। चलिए, अगर मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ कर लिए, इसमें अपने एक्सेस डिफाइन कर देता हूं कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। इन्होंने क्या बोला है मुझसे, इन्होंने मुझे ये कहा कि आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये कभी भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये कभी भी सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाने वाला, क्योंकि x हमेशा या तो 0 है या 0 से क्या है, बड़ा है। मैंने कहा ठीक है, चलो 1 to 4 1 4 दो क्वाड्रेंट मिल रहे हैं। अब देखते हैं अगली कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन है कि y जो है वो लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि कभी भी y जो है 1 और 2 में नहीं जाएगा, पॉजिटिव है ही नहीं, वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव आने वाला है, या इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 में ये वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रेडी है। तो कॉमन पार्ट कौन सा मिला दोनों कंडीशन में, दोनों के लिए जो कॉमन पार्ट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। यही तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक द गिवन इनइक्वालिटी अ ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड द डैश ऑफ द इनइक्वालिटी। तो ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या है बेटा, अगर हमारी लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो यही तो सोल्यूशन होता है जहां पे हमारी इनइक्वालिटी ट्रू हो रही होती है। कोई भी पीछे देखो जो भी वैल्यू सॉल्व की, सर 4 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 आना चाहिए, तो वो सारे सोल्यूशन थे। ये भी हो सकता है कि सोल्यूशन सेट हो जाए, तो आप दोनों चीजों में ज्यादा प्रेफर करिए कि सॉल्यूशन सेट लिखिए, ये बिल्कुल सही है। इट्स कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ एनपीएन, एनपीएन के फॉर्मूले की बात करूं तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। एन माइनस एन करेंगे 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, यानी ये क्या आने वाला है, एन फैक्टोरियल ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ गए, NC0 टू NCN क्या रहने वाला है, 2 टू द पावर n हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस एंड दिस इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है, आपके पास 3 प्लेसेस हैं, तो पहले प्लेस पे आप 5 डिफरेंट डिजिट्स रख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, अब डिजिट रिपीट नहीं करना है तो नेक्स्ट प्लेस पे 4 डिजिट ही आएगी और उसके बाद 3। 5 इंटू 4 20 इंटू 3 द आंसर इज 60। तो 60 डिफरेंट ऐसे हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल माइनस 3, 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कर दिया। 3 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 4 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3। 3 फैक्टोरियल को लिखूं तो 3 इंटू 2 यानी 6 इंटू 3, आंसर क्या आ जाएगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल, तो ये तो 1 हो जाता है सॉल्यूशन में। द वैल्यू ऑफ NCN, n चीजें और n सभी चीजों को सेलेक्ट करना है। अगर ऐसी बात है कि सर n में से n सभी को सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका है, सबको बुला लो, खत्म एक बार में। चलिए आगे बढ़ेंगे। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो देखो क्या NPR का फॉर्मूला जो है वो इसके बराबर हो सकता है क्या इस केस में,
एनसीआर की बात करूं तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। मल्टीप्लाई किस चीज से किया हुआ है? तो मल्टीप्लाई किया है r फैक्टोरियल से, r से r कैंसिल आउट कर दिया तो क्या हो गया फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि बिल्कुल एनपीआर का ही फॉर्मूला है। तो अगर एनपीआर का ही फॉर्मूला बन गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, यानी क्या है ट्रू रहने वाला है। तो मैं सिर्फ टी लिख रहा हूं या एफ, तो आप इसको समझ लीजिएगा। 5c2 की वैल्यू तो यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल आर यानी फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस आर यानी 3 फैक्टोरियल। तो क्या होने वाला है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, 2 को 2 टाइम्स 4, 5 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 10। चलिए, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड भोपाल। तो कितने अल्फाबेट से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 अगर अल्फाबेट है तो 6 फैक्टोरियल हो जाता है। अगर किसी चीज का रिपीटिशन होता तो मैं डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ कोई भी अल्फाबेट नहीं है जो रिपीट कर रहा हूं BHOPAL में। चलिए आगे बढ़ते हैं। NPR इज इक्वल टू दिस, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये तो फॉर्मूला ही है एनपीआर का, परम्यूटेशन का फॉर्मूला ही है ये। वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल बेटा ये 120 होती है, आप इसको सॉल्व करिएगा। बाइनोमियल थ्योरम पे आ जाते हैं बढ़िया तरीके से। बाइनोमियल में क्या क्या क्वेश्चंस 1 मार्क में आएंगे, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए एंड बी इन दिस एक्सपेंशन। तो जो भी पावर आपको दे दी गई, अब हर एक्सपोनेंट में हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक टर्म के लिए वो सम n ही आता है, ठीक है। अगर ये बात लिख के दे दी गई है तो ये क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। राइट द एक्सपेंशन ऑफ दिस a प्लस बी होल पावर n, तो एक बार nc जीरो कर लेते हैं, a टू द पावर क्या आएगा n, b पावर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1, b पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या आने वाला है ncn a पावर जीरो यानी a में कुछ भी नहीं होगा और b पावर क्या हो जाएगा n। तो ये इसका एक्सपेंशन रहने वाला है। इज द एक्सपेंशन in the expansion of a plus b whole power n, the sum of the power a and b in each term is, तो हर बार n रहेगी यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ट्रू फॉल्स में द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ एन एक्सपेंशन इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। बिल्कुल सही बात है कि पास्कल ट्रायंगल में जो नंबर हमें मिलते हैं वो कोफिशिएंट्स ही होते हैं एक्सपेंशन के। इन द एक्सपेंशन दिस द टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म की अगर मैं बात करूं a प्लस बी होल पावर n में, वो हमेशा क्या होती है, इस पावर से एक ज्यादा होती है, तो n प्लस 1 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी n माइनस 1 यहां दे रखा है तो इसको सही करना पड़ेगा। n माइनस 1 अगर दे रखा है तो n प्लस 1 आंसर आता है, यानी n माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, आंसर हो जाएगा n, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, राइट द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 होल क्यूब, तो सबसे पहले मैंने लिखा nc0 x टू द पावर 3 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा nc1 x टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा 3 माइनस 1 यानी 2 होने वाला है, और 2 की पावर 1 प्लस nc2, यहां पे क्या आने वाला है अगर मैं बात करूं तो n वैल्यू वैसे यहां पे 3 है तो 3c0 आपको लेना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ दिस 3c2 x टू द पावर, x की पावर में एक एक कम करना है और 2 की पावर में एक एक चीजों को ऐड करते जाना है, 0 1, अब यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, 3c3 में x की पावर 0 हो जाएगी और जो सेकंड वैल्यू है यानी 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी। फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, एक्सपेंशन ही लिखने हैं, एक्सपेंशन की वैल्यू नहीं तो एक्सपेंशन तो यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो टर्म हमेशा पावर से एक ज्यादा होती है, n+1 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ a प्लस बी पावर एनीथिंग टू द पावर 0, ये तो पहले ही मैथ्स का रूल है, 1 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन x प्लस 2 होल पावर 6, तो पावर क्या है 6, 6 प्लस 1 यानी आंसर क्या होने वाला है 7। आगे बढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो जहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें बहुत ही कम है, तो बढ़िया तरीके से हम एक चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। 8th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस विल बी, अब ये प्रोग्रेशन अगर मैं बात करूं तो ये जीपी है, क्योंकि कांस्टेंट कॉमन रेशियो मुझे 2 का दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना है 8th टर्म निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर पावर n-1। a फर्स्ट टर्म होती है 2 हो जाएगी, r कॉमन रेशियो जो कि यहाँ 2 है, n अगर आप बात करो तो आप 8th टर्म निकाल रहे हो तो यानी 8 - 1 कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 7
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। 2 टू द पावर 8 की बात करें तो 2 टू द पावर 5 होता है 32, 64, 128 और फिर 256। तो 256 यहाँ पे हमें मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू n प्लस 2। तो आपको थर्ड टर्म चाहिए तो a3 रख दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस 2। तो ये क्या होने वाला है 50। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 10। अगर दो वैल्यूज दी हैं तो ज्योमेट्रिक मीन g क्या हो जाता है? ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G क्या होता है? रूट AB हो जाता है, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट एंड देन रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16 इंटू 9 लिख देता हूं, तो 9 से मुझे 3 आउट ऑफ रूट मिलेगा और 4 बाहर मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे। nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, तो nth टर्म में पावर में सोचो क्या होता है n-1, यानी पावर एक कम हो जाती है। तो मैं बढ़िया तरीके से लिख दूंगा AR पावर n-1। nth टर्म की बात करिए तो यानी n-1 लिखना जरूर। अगर 8th टर्म पूछी जाए तो AR पावर 7। चलिए, द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, तो AM जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू G, ये हो जाता है an इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो देखो बेटा, जो टर्म है वो अपने पीछे दो टर्म का सम लिखा हुआ है, यानी यही सीक्वेंस क्या था? फिबोनाची सीक्वेंस था। तो फिबोनाची सीक्वेंस आ जाएगा यहाँ पे। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म ईच सक्सीडिंग टर्म इंक्रीज फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इन अ कांस्टेंट रेशियो। बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाने वाला है। राइट द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम की बात करूं अगर n टर्म का है तो a r पावर n-1 अपॉन r-1। चलिए, बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है एक चीज है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 2 and 8 विल बी, तो अंडर रूट 2 इंटू 8 यानी क्या आने वाला है? रूट 16 आने वाला है। तो 4 जहां भी आंसर होगा वो मेरा आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a and b इज, तो रूट ab हो जाएगा ये। फाइंड द 10th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस। 10th टर्म लिखना है a 10th, यानी a इंटू r पावर n-1, तो 10-1 हो जाएगा। a r पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पे a की बात करूं तो फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, तो 5 लिख दिया। r की बात करूं तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए, सॉरी, कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या कर देते? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दे। 25/5 यानी 5 आ गया, तो 5 टू द पावर 9। तो यहां से मुझे वैल्यू मिल गई 5 टू द पावर 10। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइंस की बात कर ले तो क्या क्या चीजें हैं जो 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। इफ m1 m2 आर स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो स्लोप m1 इंटू m2 क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। क्या ये दे रखा है m1 m2 -1? बिल्कुल दे रखा है। आगे बढ़ेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट AB and BC आर इक्वल, देन द पॉइंट्स A B C विल बी। अगर स्लोप इक्वल है तो A B C फिर क्या होने वाले हैं? कोलिनियर होने वाले हैं। चलिए, टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। पढ़ाया भी है, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है इस केस में। स्लोप ऑफ द लाइन दिस, तो यहां फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और वो फॉर्मेट कौन सा होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर मैं y को लेफ्ट साइड में रखूं, बाकी सब कुछ राइट में भेजू, तो माइनस का 4x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां कंपैरिजन अगर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो मुझे क्या m की वैल्यू आ सकती है? -4। अगर -4 आ गई तो यही स्लोप होने वाला है। चलिए, बढ़िया तरीके से लिख दिया। आगे बढ़ेंगे। स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होने वाली बेटा? ये तो 0 हो जाती है। द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल 30, तो m इज इक्वल टू, फॉर्मूले भी क्लियर होते जा रहे हैं, tan 30 हो जाएगा। tan 30 क्या होने वाला है? 1/√3 होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। द स्लोप ऑफ द लाइन 4x प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 4x प्लस 5। लेकिन स्लोप तो -4 आ रही है, m से अगर कंपैरिजन कर दें तो क्या आने वाला है? -4 आ रहा है। क्या -4 दिया है? नहीं दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए, if two lines slope m1 m2 are perpendicular then what is the value of m1 m2? तो ये तो सिंपल सा है, -1 हो जाता है, पीछे ही बता रखा है आपको। चलिए, if a line makes an angle 60 in the anti-clockwise direction then positive direction of the x-axis then its slope will be, तो m is equal to tan theta लगा दिया। एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टल से बात करूं तो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे एंगल 60 बन के आएगा, तो tan 60 मुझे मिलने वाला है। tan 60 की बात करूं तो √3।
चलिए m की वैल्यू निकाल दी, यही स्लोप है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज दिस व्हिच पास थ्रू दिस। याद करो वो इक्वेशन जब मैंने बताया था कि स्लोप आपको दिया जाएगा और एक पॉइंट दिया जाएगा, वहां से पास हो जाएगी लाइन। तो उसके लिए मैंने पढ़ाया था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये y1 x1 अब यही पॉइंट है, y माइनस y1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, m यानी स्लोप क्या है 1/2 है, लिख दिया 1/2, x माइनस x1 क्या है, सॉरी y1 क्या था यहाँ पे, लिख ही लेता हूं, y1 की वैल्यू 3 है, चलिए x1 की अगर मैं बात करूं तो ये होने वाला है माइनस का 4। चलिए y माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 4, यानी ये x प्लस 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो x बाई 2 या 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट भी आप यहां से लिख सकते हैं अगर चाहिए तो। 6 को राइट साइड ले जाएंगे तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू क्या आने वाला है, x प्लस 10। अब मैं y अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो x अपॉन 2 यानी 1/2 x प्लस 5। देखो क्या यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। m आपको साफ साफ दिख रहा है 1/2 वही दिया गया था और इक्वेशन बना दी है बढ़िया से। स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट विल बी, तो क्या हो जाता है इसके लिए स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की बात कर लें तो ये 1 है, y1 की बात करें तो माइनस 2 है, अपॉन x2 की बात कर लिया तो माइनस का 2 और x1 क्या है माइनस 3 है तो माइनस 3 रख दिया। 1 प्लस 2 यानी 3 अपॉन माइनस 5, क्या ये दे रखा है ऑप्शन में 3 अपॉन माइनस 5, तो माइनस 3/5 लिखा जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, तो मुझे m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4y को मैं राइट साइड ले जाता हूं, फिर 4 से डिवाइड किया तो यहां से जो m1 निकल के आया वो आया 3/4। आप कैलकुलेट करिएगा, यहां से मैं वैल्यू करूं तो 4y राइट साइड और फिर से डिवाइड किया तो 3/4। m2 भी क्या आ रहा है 3/4। अगर m1 इक्वल टू m2 है तो बिल्कुल सही बात है, पैरेलल होने वाला है, ये ट्रू हो जाएगा। चलिए, इफ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज कॉल्ड द डैश ऑफ द लाइन, तो इसी को तो हम स्लोप बोलते हैं, यही तो m वैल्यू होती है, ठीक है। 3 पॉइंट ABC आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ AB इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ BC, बिल्कुल सही बात है, अगर स्लोप बराबर हो जाएंगे तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज -1। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस विल बी, क्या होने वाला है यहाँ पे 3y इज इक्वल टू -6x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिया तो -2x प्लस 5/2। चलिए m पूछा हुआ है यानी ये हो जाएगा माइनस का 2। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, सेम क्वेश्चन ही आई थिंक 3 -2 -1 एंड 4। तो पीछे आप ये जो पढ़ाया हुआ है जहां पे मैंने y कैलकुलेट करवाया अभी आपको, वो आप एज इट इज लगा सकते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस -2 अपॉन -1 -3, 4 + 2 6 अपॉन -1 -3 हो जाएगा -4, तो -6 अपॉन 4 ये आंसर रहने वाला है। चलिए, a line makes angle theta positive, this slope of the line tan theta होता है, m is equal to tan theta पे टिक कर देना है। True false the equation this represent a straight line, straight line में कभी स्क्वायर नहीं आएगा, हमेशा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए कभी ये कर्व दे पाएगी आपको, स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं देगी, इसलिए क्या होने वाला है फॉल्स होने। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the slope of one of two perpendicular line is this, then the other one m1 m2 is equal to -1। m1 दे रखा है, मान लेते हैं 1/√3, m2 मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके -√3 आ जाएगा, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन की बात कर लेते हैं। कॉनिक सेक्शन एक बड़ा चैप्टर है जिसमें सारी चीजें आपको मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को कवर अप कर लेते हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, स्मॉल कोई 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने वाले, तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे।
0 0 इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो बिल्कुल सही बात है। याद करो इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ आपको सेंटर भी दिख रहा है और रेडियस भी दिख रहा है, तो मैंने दोनों ही चीजें यहाँ पे कवर करा दी। h और k जो है यहाँ पे वो क्या है, सेंटर है, यानी जो 0 0 होने वाला है। और बात करूं r रेडियस की बात करूं तो वो क्या है 2, क्योंकि r स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो क्या पूछा है 0 0 सेंटर है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। चलिए, द लाइन पासिंग द थ्रू द फोकस ऑफ अ पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द डैश ऑफ द पैराबोला। चलिए, तो साफ साफ बोल रखा है कि जो लाइन जो पास हो रही है फोकस से, हमें वो नहीं बताना। अगर वो पूछा होता तो मेन कॉर्ड यानी फोकस कॉर्ड हो जाती, लेकिन बोला है कि यहां से परपेंडिकुलर जो लाइन, तो परपेंडिकुलर में मुझे क्या मिल जाता है, अगर आपको याद हो तो लैटस रेक्टम होता है, तो यानी यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि ये लैटस रेक्टम होगा। चलिए, नेक्स्ट में आ जाते हैं, डिफाइन द लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम के लिए वो जो पीछे लिखा हुआ यही डेफिनेशन हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं उसकी वैल्यू के, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूं यहाँ पे कि वैल्यू क्या है, 4a हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू 3D, यहाँ से सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के ही मिलते हैं, तो ये सब में क्वेश्चंस थोड़े छोटे कम ही होंगे, यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं जो 1 to 8 चैप्टर और 9 to 14 चैप्टर की, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड करके। 9 to 14 चैप्टर कम लेंथ में है, वो तो आप एज इट इज देख सकते हैं, बट 1 to 8 चैप्टर को फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़िया से देखा जा सकता है। द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई जेड प्लेन, तो जस्ट प्लेन की बात करी जाएगी, उसके अलावा एक्स कोऑर्डिनेट अगर पूछा गया तो वो 0 ही होगा। चलिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x 0 0, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू होगा। अगर मैं किसी एक्सिस पे होता हूं तो सिर्फ वहीं डिफाइन होंगी वैल्यूज, बाकी वैल्यू 0 होंगी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 1, तो एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो वहां पे क्या हो जाती है, देखो अगर कह रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 0, 2 एक्स एक्सिस से निकालनी, तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होती है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, जेड स्क्वायर की बात करूं तो ये होने वाला है 4, यानी यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 2, बट इन्होंने 1 दे रखा है, इसलिए ये क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। हाउ मेनी पार्ट्स कैन बी डिवाइडेड इन द स्पेस बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं किसी एक स्पेस को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम वाईजेड प्लेन इज 2, तो वाईजेड प्लेन के लिए अगर पूछा जाए तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाईजेड प्लेन से अगर पूछा जाएगा तो सेम फॉर्मूला लगा के आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा। जो प्लेन बोला है वो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे बोला है कि वाईजेड प्लेन से, आप देखो अगर मैं वाईजेड प्लेन से बात करूं तो वाईजेड प्लेन को छोड़ दिया, वाई और जेड की अब बात ही नहीं करनी, अब मैं सीधा एक्स पे फोकस्ड हो गया, -2 मुझे मिल रहा है। लेकिन उन्होंने बोला है डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, तो यानी माइनस तो हटाओगे आप, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 2, क्या यही दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, तो ये होने वाला है ट्रू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑन द जेड प्लेन, तो जस्ट प्लेन में आप हो, अगर उस पे वो कोऑर्डिनेट नहीं है तो वो 0 ही होने वाला है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन जेड प्लेन, तो x जहां 0 होगा वही मेरा आंसर होगा। जेड प्लेन, तो y 0 चाहिए मुझे, फिर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 0.4117 इज लाई ऑन वाईजेड प्लेन, नहीं ये फॉल्स होने वाला है, क्यों, क्योंकि वाईजेड प्लेन पे अगर पॉइंट होता तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, जबकि यहाँ 4 लिखा हुआ है। हाउ मच डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाईजेड प्लेन, तो वाईजेड प्लेन से कितने डिस्टेंस पे, तो वाईजेड प्लेन को मैंने छोड़ा, मैं x की तरफ आया, -3 मुझे मिल रहा है, ये डिस्टेंस पूछा हुआ है इसलिए पॉजिटिव देना पड़ेगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। चलिए, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं बढ़िया तरीके से। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, वाई और जेड ये दोनों ही 0 होंगे। वहां पे आपने 2D में जैसे पढ़ा है कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, यहाँ 3D है तो बाकी दोनों को 0 करो फिर। तो एक्स एक्सिस के लिए वाई जेड 0 कहाँ दे रखा है, देखो इन दो ऑप्शंस में, लेकिन एक्स को भी 0 कर दिया यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 0.6, 0, 5 इज लोकेटेड इन द एक्सजेड प्लेन, तो एक्सजेड प्लेन में कौन 0 होगा, वाई 0 होना चाहिए, क्या है 0, बिल्कुल है, तो इसलिए आंसर सही है। ट्रू फॉल्स में पूछा है तो ट्रू हो जाएगा। इन विच प्लेन एक्सेस द पॉइंट 0, 2, 3 लोकेटेड, 0, 2 और 3 ये किस में होगा, तो x 0 है, यानी ये yz प्लेन में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन विल बी, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है एक बार बता देता हूं, z x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर।
तो यानी -4 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9 + 16 25, यानी आंसर आ जाएगा 5। चलिए 5 फिल हो जाएगा। राइट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, तो सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, यही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। सॉल्व जरूर करिएगा इसे। ये मैंने एक ही क्वेश्चन आपको है जो होमवर्क दिया है अभी तक, और भी क्वेश्चंस मैं बीच बीच में होमवर्क दूंगा, वो आपको ट्राई करना है। नेम द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट दिस लोकेटेड। तो ये सिंबल आप ढूंढिएगा, प्लस प्लस और माइनस, ये किस में होता है मैंने बढ़िया तरीके से टेबल में समझा रखा है। पॉइंट इज इन द एक्सजेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्सजेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलिए पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द वाई एक्सिस, इट्स एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाना चाहिए एक्स जेड को। चलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन इज, एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म, तो एक्स वाई प्लेन में ही अगर वो लाई कर रहा था तो फिर एक्स और वाई पे तो डिफाइन होना चाहिए, जेड को 0 होना चाहिए, तो और यहाँ तो गलत कर दिया इन्होंने, तो ये क्या रहने वाला है, फॉल्स रहने वाला है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करिए तो मॉड एक्स आप लिख लीजिए, बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन, a point is located in the xz plane, what will be y coordinate, तो ये 0 है। the coordinate of a point located in the yz plane, तो yz plane के लिए x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहां पे 0 डिफाइन कर रखा है, a में कर रखा है। point this is located in xy plane, बिल्कुल सही बात है, डिफाइन उसी के लिए z 0 कर रखा है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 होता है, ये फॉर्मूला ही है। चलिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, ये भी बिल्कुल ट्रू होने वाला है। वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स एक्स प्लस 1 इज 10, तो एक्स टेंडिंग टू 3 का मतलब है कि एक्स को मैं 3 पुट कर सकता हूं, तो 3 + 1 कर दिया मैंने, 3 × 4 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, बट यहाँ 10 दे रखा है इसलिए ये क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज कॉस एक्स, माइनस साइन नहीं दे रखा है इसलिए ये भी फॉल्स है। tan x अपॉन एक्स 1 हो गया है, बिल्कुल सही बात है, ये क्या होने वाला है बेटा, ट्रू होने वाला है। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये ट्रू होने वाला है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंडिंग टू 3, तो 3 × 4 ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 4 अगर मैं ले लूं तो 4 × 4 16 + 3 यानी 19, 19 अपॉन 4 - 2 ये क्या हो जाएगा 2, यानी 19/2 आंसर होगा। डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 99x, अगर मैं डिवाइड कर सॉरी डेरिवेट कर दूं इसे तो क्या हो जाएगा f' की वैल्यू 99 आ जाएगी। x इक्वल टू 100, अब x यहाँ पे है ही नहीं तो मैं x की वैल्यू पुट नहीं कर सकता, अब ये 99 ही रहेगा हर किसी वैल्यू के लिए। साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है, डी ऑप्शन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस x होता है, तो कॉस लगाना चाहिए, यानी बी ऑप्शन होना चाहिए था। पीछे की वैल्यूज में देख लेता हूं मैं, कहीं पे मैंने साइन एक्स को माइनस कॉस तो नहीं बोल दिया। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ही होता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस दे रखा है तो ये तो ट्रू हो जाएगा। पीछे चेक कर लेता हूं, कहीं भी साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, ये गलत है बेटा, ये तो फॉल्स होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आई थिंक यही जगह थी जहां पे गलती हो गई थी। चलिए अभी सही है सब कुछ, फटाफट से कवर अप करना है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बी ऑप्शन। कॉस का माइनस साइन होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को आपको ब्रेक करके सॉल्व करना है, फॉर्मूले में 1 - cos 2x करके सॉल्व करिएगा। sec x के लिए आप sec x × tan x के साथ जाएंगे, जी ऑप्शन। साइन 2x अपॉन x, अब ये सॉल्व नहीं होगा, 0/0 का फॉर्मेट है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। अब देखो ये वैल्यू जो है साइन 2x अपॉन 2x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1 होने वाला है, तो 1 × 2 आंसर 2 होगा, जो कि f ऑप्शन में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। एक्सटेंडिंग टू a, दिस वन वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल, तो यहाँ पे ये क्या देता है मुझे, n a टू द पावर n - 1 देता है। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। वैल्यू ऑफ d बाई डी एक्स sec x, तो sec x × tan x होने वाला है। द वैल्यू ऑफ लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 sin θ/4 अपॉन थीटा। अब अगर यहाँ सॉल्व करो आप, थीटा को 0 पुट करो तो 0/4 0, यानी sin 0 0 ही आने वाला है, 0/0 का फॉर्मेट है।
तो ये अनडिफाइंड फॉर्मेट है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार थीटा बाई 4 बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर को ही 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, ऐसे लिख दिया। अब मुझे सही तरीके से पता है कि अगर मैं 1/4 बाहर कर दूं तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स, ये मिल गया मुझे, ये 1 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। आगे बढ़ते हैं, राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x हो जाता है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्सटेंडिंग टू 0 रखने पे तो 1 माइनस कॉस 0 जो कि 1 है, यानी 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, अनडिफाइंड फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी साइन एक्स आंसर आने वाला है। एक्सटेंडिंग टू 0 यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 आंसर हो जाएगा। फटाफट से डी बाई डी एक्स कॉस एक्स करते हैं तो माइनस साइन एक्स होने वाला है। फॉर्मूले ही ज्यादातर क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। साइन एक्स अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1 है, फॉर्मूला ये आपको दे रखा है। एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन दिस। अब ये फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से याद हो तो ए बाई बी सॉल्व करके पहले से बताया, बट ट्राई करना चाहते हैं कि सर होगा कैसे, तो ए से मल्टीप्लाई और ए एक्स से डिवाइड, इसको मैं लिखूंगा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स डिवाइड बाई साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही है और कुछ भी नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ब्रेक कर दिया। अगर डिवीजन में है लिमिट तो अलग अलग हो जाती है, दो फंक्शन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग कर दिया। अब ये वैल्यूज तो 1 होने वाली है, ये वैल्यू 1 होने वाली है। साइन एक्स अपॉन एक्स पीछे ही बताया, एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट 1 हो जाता है। ए एक्स अपॉन बी एक्स आएगा अल्टीमेटली, बट एक्स दोनों में ही है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बाई बी वही आंसर है। ठीक है, चलिए tan x की बात कर लें तो यहाँ पे फॉर्मूले ही कुछ कुछ चीजें मैंने आपको होमवर्क में देनी है जो मैं लिख देता हूँ, आप जिसकी वजह से वो पूरा टेबल भी एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। वैल्यू ऑफ दिस वन, तो ये अभी तो पीछे ही सॉल्व करके आ रहे हैं। ax के लिए ax ही चाहिए, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, साइन ax अपॉन, नीचे मैंने ax का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये पूरा पोर्शन तो 1 दे देगा, ax ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल किया, a बाई b आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो, काफी बार ये चीजें रिपीट हो गई तो याद भी होगा। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। और अ कांस्टेंट रियल नंबर है द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स, तो tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल सही है। और सेक की अगर बात करें तो सेक एक्स इंटू tan x हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 4 देन दिस, सो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, पुट कर देते हैं 16 प्लस 3 अपॉन 2, 19 अपॉन 2 मिलने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू सेक एक्स, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन की प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, आप अप्लाई करिएगा, दोनों फंक्शंस के साथ ये ब्रेक हो जाएगा। ये अब यहाँ पे लिमिट ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों ही वैल्यूज 0 के लिए जा रही हैं, तो यानी ये आंसर क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स, पीछे ही सॉल्व करवाया इसको, आप देखिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस कॉस एक्स, ये भी पीछे सॉल्व करवा चुके हैं, डिफरेंशिएशन से करवाया था, तो साइन एक्स आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन 0 पुट करेंगे, आंसर आएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स। बात करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, 3x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो आंसर होना चाहिए था 3 cos 3x, क्या ये है, नहीं है, तो इसका मतलब ये होने वाला है फॉल्स। स्टैटिस्टिक्स में फटाफट से देख लेते हैं बेटा, अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 12 इज 6, तो अर्थमेटिक मीन के लिए सम डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 4 का सम क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 2, आंसर हो जाएगा 8। क्या ये है, नहीं है, तो फिर फॉल्स। चलिए राइट द वैल्यू ऑफ द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो मीडियन के लिए सबसे पहले तो अरेंजमेंट करना पड़ता है, सबसे पहला काम यही, या तो असेंडिंग कर लीजिए या डिसेंडिंग, तो मैंने असेंडिंग में कर दिया। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठा लेते हैं, 3 मिल गया है मुझे 2 टाइम्स, 4 मिल गया 1 टाइम्स, 5 मिल गया 1 टाइम्स, 6 यहाँ पे नहीं है, 7 है,
8 नहीं मिल रहा है, 9 है, 10 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, देन 10 12 हो चुका है, 19 21 और 18, तो 18 19 और 21। काउंट जरूर कर लेंगे जिससे कोई वैल्यू मिस ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डेटा है, तो n इज इक्वल टू 11 बढ़िया तरीके से लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ भी देख लेते हैं कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गलती इससे क्या नहीं हो सकती, जो कि आप कहीं पे कोई डेटा मिस कर देते वो अब नहीं होगा, ठीक है। अगर n 11 है इसका मतलब ऑड है, तो आप याद करो फॉर्मूला मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा था, वहां पे आपका n + 1 अपॉन 2th टर्म ही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। अगर मैंने यही पढ़ाया था तो n की वैल्यू 11 है, 11 + 1 12, 12 अपॉन 2 यानी 6th टर्म मुझे देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या होगा 9, ठीक है। चलिए बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीन के लिए क्या करना है बेटा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको सॉल्व करना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ कुछ चीजें मैंने आपको होमवर्क में दी हैं, तो आप इसको जरूर करिएगा, जिसकी वजह से आप फॉर्मूले भी देखेंगे और बढ़िया तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज दिस, देन द अगर मैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाऊं तो वो a + b/2 होता है दो नंबर्स के लिए। तो यही वैल्यू अगर मैं यहां बनाना चाहूं तो देखो, आप n को अगर आप 1 कर दो तो a + b आ जाएगा अपॉन a⁻0 जो कि 1 होता है, b⁻0 जो कि 1, तो यानी a + b/2 आ रहा है, तो n = 1 यही सॉल्व हो गया, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। द वेरिएंस ऑफ सम डेटा इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो वेरिएंस का रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। 121 को रूट में लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। चलिए, द मीन ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, तो 9 नेचुरल नंबर अगर मैं पहले लिखूं तो n × n + 1 ये उनका सम होता है, n × n + 1/2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो मीन आ गया ये 9 नेचुरल नंबर्स का। आप चाहें तो नंबर्स लिख सकते हैं, बट अगर नंबर बढ़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फॉर्मूला इसलिए जरूरी है। 9 नेचुरल नंबर, तो 9 × 9 + 1 यानी 10/2/5, तो 2 5 टाइम्स दिस, 9 5 जा 45/5, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 9 आ रहा है, आंसर 9 आ रहा है। एक मिनट, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर थे, तो 9 नेचुरल नंबर थे तो 5 से डिवाइड क्यों हो रहा है, ऑब्जर्वेशन तो 9 हो गई ना, ऑब्जर्वेशन तो 9 हो गई यहाँ पे, अगर 9 ऑब्जर्वेशन है तो ये 5 रहने वाला है। चलिए, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, 5 दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये तो पीछे ही करके आ रहे हैं, फॉर्मूला ही यही है, ट्रू है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, तो ज्योमेट्रिक मीन पीछे सीक्वेंस सीरीज में है, ए बी हो जाता है। फॉर अ सीरीज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज, तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द मीडियन फॉर डेटा दिस इज, मीडियन का एक क्वेश्चन करवा दिया, ये मैंने होमवर्क दे दिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में, देन आप ये सॉल्व करोगे। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द नंबर दिस, तो मीन ही निकाल देते हैं क्योंकि इसी के अबाउट मुझे मीन डेविएशन करना है। मीन डेविएशन मतलब सम करके नंबर ऑफ से डिवाइड, तो मीन कर लेते हैं पहले सॉल्व। 7 5 12 6 18 7 25 और टोटल 5 डेटा है, तो मीन 5 आ गया। अब आप याद करो कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, सॉरी मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, अबाउट मीन, ये होता था xi माइनस x बार अपॉन n। चलिए, तो xi माइनस x बार करते हैं, x बार तो यहाँ पे आ चुका है, मीन की वैल्यू है x बार, xi माइनस x बार यानी 3 - 5 -2 आएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है इसलिए 2 ही लिखा जाएगा, और ये सम भी रहता है i = 0 से n तक के लिए। दूसरे वैल्यूज में 4 - 5 यानी -1 आएगा, बट यहाँ सम हो जाएगा। 5 - 5 यानी 0 आने वाला है, 6 - 5 यानी 1 मिल जाएगा, 7 - 5 यानी 2 मिल जाएगा, अपॉन क्या होने वाला है, ऑब्जर्वेशन 5 है, तो ये आ जाएगा 6/5, 3 + 3 6/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिड वैल्यू ऑफ द क्लास दिस, मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाई 2, 50/2 यानी यहाँ आंसर हो जाएगा 25। चलिए आगे बढ़ेंगे। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सीरीज इज कॉल्ड द रेंज, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, ये पीछे भी आया ये क्वेश्चन। टू कैलकुलेट द मीडियन द डेटा इज फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग एंड और डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, बिना अरेंज किए करोगे गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
तो एक्सक्लूसिव का मतलब ए और बी अलग अलग दो सेट है, ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। When 3 coins are tossed, अगर सेट के टर्म में बात चलेगी तो यहां पे 5 लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं आएगा। चलिए सेट के टर्म में अगर बात होगी तो 5 होगी, अदरवाइज अगर टर्म के लिए बात करें तो ये 0 होगा। ठीक है, When 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting 2 head। तो सबसे पहले आप 3 coins का सैंपल स्पेस बताइए क्या होगा। अगर सैंपल स्पेस की बात करूं तो मे बी तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए, पहले पे हेड 2 टेल आ जाए, मे बी हेड जो है वो दूसरे कॉइन पे आ जाए, हेड जो है वो तीसरे कॉइन पे आ जाए। चलिए अब मैं शुरू करता हूं टेल के लिए, मे बी टेल पहले कॉइन पे आ जाए, टेल दूसरे कॉइन पे आ जाए, या फिर टेल तीसरे कॉइन पे आ जाए। सारे ही ऑप्शंस लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिफरेंट वैल्यूज आ चुके हैं सैंपल स्पेस में। हेड की बात किया है कि साइमल्टेनियसली आपको क्या चाहिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। दो हेड कहां पे आ रहे हैं, अब 2 से ज्यादा और कम नहीं लेने, इंक्लूड नहीं करने, तो 2 हेड देखो बेटा यहाँ पे आ रहे हैं। एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये हो गया। तो 3 ऐसे डिफरेंट केसेस हैं जहां पे 2 हेड आए हुए हैं। अगर 2 हेड की बात करें तो 3 अपॉन टोटल केसेस कितने, 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। A coin is tossed 3 times, write the sample space। तो पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो वही आंसर है जो इसके लिए लिखना है। ठीक है, सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एस, देन PS इज इक्वल टू, PS की बात करें तो सारा का सारा आपने सैंपल स्पेस ही रख रखा है तो ये 1 हो जाएगा। PA प्लस PA बार क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो किसी इवेंट के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो PA और B की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 या फिर आप बोले तो यहाँ 0 होता है। एलिमेंट के बारे में बात करें, सेट के लिए पूछा जाएगा तो आप 5 करोगे। एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन वंस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब होता है कि सिंगल एलिमेंट होना चाहिए सैंपल स्पेस। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट में टॉस कर रहे हो 2 कॉइन, तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, सैंपल स्पेस मिलेंगे, सिंगल नहीं होगा। तो ये दे रखा है P नॉट ए पूछा है तो 1 से माइनस करना पड़ेगा, 2/5 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The probability of event A is this, then what will be the event of not A? तो 1 minus 2/11 कर देंगे, 9/11 आ जाएगा। A and B are two events such that PA is given A union B intersection B। तो यूनियन का फॉर्मूला याद कर लो, क्या बताया था, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन। PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला था। अब देखो क्या वैल्यूज दे रखी है, A यूनियन B दे रखा है 0.7, PA दे रखा है 0.4, PB ये भी दे रखा है, नहीं PB पूछा हुआ है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 0.2, तो PB क्या होने वाला है यहाँ से 0.4 माइनस 0.2 यानी 0.2 पॉजिटिव का लेफ्ट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 माइनस हो जाएगा यानी PB हो जाएगा 0.5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, तो अगर एक ही सैंपल पॉइंट है तो उसे हम सिंपल इवेंट बोलते हैं, इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एन इवेंट देयर आर मोर देन वन सैंपल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाता है ये। कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होते हैं। इवेंट E has only one sample point, then event E is called simple event। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 coins are tossed once, write the sample space। 2 कॉइन टॉस किए तो हेड हेड मिल सकता है, टेल टेल मिल सकता है। फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, ये 4 एलिमेंट ही मिलेंगे आपको सैंपल स्पेस में। चलिए तो बढ़िया तरीके से मैंने सेशन एंड कर दिया है, मजा आ गया होगा आपको। चैप्टर सारे कवर कर दिए हैं इसी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो में। चलिए तो बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा। और जरूर सारे जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 11th के लिए, वहां अरिविहान प्लेटफॉर्म पे आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो बढ़िया तरीके से इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए सारी वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। लास्ट टाइम में कुछ भी तैयारी नहीं है तो यहां से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।